वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर और आज प्रोग्राम के आगाज में ही हमारे पास एक अच्छी खबर है आपके साथ शेयर करने अच्छी और एक बुरी। हाँ, दो अच्छी हैं और एक बुरी खबर है। तो हुकूमत आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। फाइनली अब जो रिलीफ आने का सिलसिला है वो ऐसा लग रहा है कि शायद वो शुरू हो चुका है। तो पेट्रोल 8 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। डीजल 5 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। मिट्टी के तेल की कीमतों को भी वहीं बरकरार रखा गया है और पेट्रोल 270 से कम होकर 262 रुपए का। बिल्कुल, ये तो अनवार ने अच्छी खबर आपके साथ शेयर की है। एक और अच्छी खबर है, तो एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर और फिर एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, जहां पर एक जानिब रिलीफ दिया गया है वहां पर थोड़ी सी तकलीफ भी दी गई और तकलीफ यह है कि आवाम पर जो बिजली बॉम्ब है वो गिरा दिया गया। यानी कि जहां पर पेट्रोल प्राइसेस में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वहां पर जो बिजली का बिल है इस महीने वो उसमें इजाफा कर दिया गया है। 1 रुपए 60 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी हो गई है और सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में ऑब्वियसली जो इजाफी अदायगी है वो करना होगी। और उसके साथ साथ जो एक और अच्छी खबर है, तो खाने के तेल में बजट से पहले रिलीफ दे दिया गया है। ये भी बड़ी अनोखी अनहोनी सी बात है कि बजट से पहले अगर रिलीफ दिया जा रहा है तो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो मजीद मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उस हवाले से खबर है कि कुकिंग ऑयल फी लीटर 93 रुपये, जबकि घी की फी किलो कीमत में 68 रुपये तक की कमी कर दी गई है और कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फौरी इस पर इतलाक भी हो जाएगा। तो मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है अवाम की जानिब से सामने कि एक तरफ रिलीफ दिया जाता है तो साथ ही साथ क्योंकि बिजली के जो यूनिट की प्राइसेस है वो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, उनको कम करने की ज़रूरत थी। और बिजली में भी हम देख रहे हैं कि 1 रुपये 60 पैसे फी यूनिट का जो इजाफा किया गया है, लेकिन उसमें इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक जो सार्फिन हैं उन पर नहीं। अच्छा, बिल्कुल, इस हवाले से डिटेल सेगमेंट भी हमने तैयार किया है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात भी करेंगे। शायद हुकूमत इस कोशिश के बजट से पहले आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे पाए, तो बजट में क्या आम आदमी के लिए या आवाम के लिए खुशखबरी हो सकती है, गवर्नमेंट की कितनी कैपेसिटी है, इस पर डिटेल में बात करेंगे इन प्रोग्राम। लेकिन अभी नजर डालेंगे ऑन टॉप स्टोरीज। नया यू टर्न, पार्टी छोड़ दो, फवाद शाह महमूद को मनाने लग गए। IMF का बयान, दाखिली मामलात में मुदाखलत, पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। भारतीय साजिश, एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के हाथ से जाने लगी। खतरनाक मल्टी स्क्लेरोसिस का मर्ज क्या है, ये भी होगा आज के शो का हिस्सा। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे इस सेगमेंट में डॉक्टर साहब, उनसे हम इस हवाले से मजीद जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सियासी मंजरनामे की और लाहौर का रुख करेंगे, जहां इन दिनों सियासी जोड़ तोड़ और नई सियासी सफबंदी का मरकज लाहौर बना हुआ है। तो पंजाब का इंतखाबी मार्का सर करने के लिए भरपूर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो बड़ी अजीब सफबंदी होती नजर आ रही है। आसिफ अली जरदारी भी लाहौर में पहुंच चुके हैं तमाम मामलात को देखने के लिए, जबकि जहांगीर तरीन और अलीम खान की जो मुलाकातें हैं उसके हवाले से तो 2-3 से बातचीत हो रही है और नई सियासी जमात बनाने का जो मामला था वो उस पर बात की जा रही है। और खबरें ये आ रही हैं कि जहांगीर तरीन ने मुस्लिम लीग काफ से भी रब्ता किया है और जहां जहांगीर तरीन PTI छोड़ने वालों से मुसलसल राब्ते करते बिल्कुल, और इतलात सामने आ रही हैं। जहांगीर तरीन ने गुज़श्ता 3 दिनों में तकरीबन 20 के करीब सियासी मुलाकातें की हैं, खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं सियासी मंजरनामे पे। अच्छा, दूसरी जानिब जो अहम हैपनिंग है वो ये है कि चौधरी सरवर भी मुस्लिम लीग काफ की तरफ से PTI छोड़ने वालों को ऑफर्स दे रहे हैं, जबकि जो फवाद चौधरी हैं, चौधरी सरवर हैं और फवाद चौधरी, उनकी जो मुलाकात की खबरें हैं उसने भी सियासी हलकों में खूब हलचल मचाई हुई है। फिर फवाद चौधरी ने तरदीद की कि इस मुलाकात की तस्दीक कर चुके हैं। बहरहाल ये आपको बताते चलें कि जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने चंद दिन पहले सियासत से ब्रेक ली थी और अब सियासत में मुकम्मल तौर पर वापसी कर चुके हैं। बिल्कुल, और अब यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो कोई 5वीं सियासी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो अडियाला जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी और महमूद मौलवी की मुलाकात भी हुई है। कुरैशी साहब को पार्टी छोड़ने पर आमादा करने की कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं ये सब। तो एक तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में मामलात शाह महमूद कुरैशी के सुपुर्द करने का कहा था। अब अगर शाह भी साबिक शाह के ना रहे तो फिर क्या होगा? चेयरमैन तहरीक इंसाफ सदर ममलिकत आरिफ अलवी से इख्तलाफात की तरदीद भी कर चुके हैं।
जबकि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो सब पीटीआई वालों को ले लें। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि नून लीग को कोई भी जो भी पीटीआई छोड़कर जा रहा है वो नून लीग को ज्वाइन करने के लिए वहां पर पहुंचा है। कोई ऐसी तादाद तो देखने में नहीं आ रही। जहां पर कल पीटीआई के जो रहनुमा थे, साबिक पुराने जो अलायंस थे, उन्होंने कल जब मीडिया टॉक की और मुलाकातों के हवाले से बात की, तो वहीं पर जो पीटीआई के साथ जो अभी लीडरशिप है खान साहब के साथ है, उन्होंने ट्विटर पर इस बात की तरदीद भी की और काफ़ी रहनुमाओं की जानिब से ट्वीट्स भी जारी की गई। बहरहाल सियासी जो मंजरनामा है वो खासी तब्दीली के साथ चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। इसी पर बात करेंगे सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया, अब आपने वक्त निकाला। तहरीक इंसाफ की टूट फूट हम देख रहे हैं, फिर नई सफबंदियां भी इस वक्त नजर आ रही हैं, तो नई सियासी जमात बनाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है, आप क्या समझते हैं? कोई ना कोई तो किंग्स पार्टी होनी चाहिए। ये तो हमारे यहाँ एक जरूरत रही है, एक न एक ऐसी पार्टी हो जिस पर लग रहा हो कि जी पास आया फिगन है। वो माइनस इमरान खान कह रहे थे कि जी स्टैब्लिश की, मगर ये तो खुद पार्टी माइनस इमरान खान कर रही है। और वो बादल वो लोग जो कहते थे कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, वो गाना गाने वाले भी जो हैं आप उस फुट में खड़े हो गए हैं। जो तब्दीली ये तो आ रही है, बिल्कुल सामने है कि क़यादत को तब्दील कर दिया गया है और -1 फार्मूला जो है उसका अप्लाई किया जा रहा है। तो बाकी पार्टियों में बहुत से लोग जो हैं वो अपना रास्ता देख रहे हैं कि हमने कहाँ जाना है, और जहाँ वो समझ रहे हैं कि इस जगह पर मेरी जगह बन सकती है तो वो उस जगह पर ले रहे हैं। सराइकी बेल्ट में लोगों का रुझान जो है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है, और सेंट्रल पंजाब में जो लोग हैं वो एडजस्टमेंट देख रहे हैं कि कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि चौधरी सरवर एक तवाना बनकर वो गए हैं पाकिस्तान असेंबली क्यू में, उनको अच्छी तरह से देख रहे हैं। और ये जो कोशिशें हो रही हैं कि जनाब ये पार्टी जिस हमारे मेहरबान दोस्त ने ये ऐलान किया था, गालिबन आपके यहाँ भी एंकर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उनने ये ऐलान किया था कि जी मैं सियासत छोड़ दी है मैंने, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उनकी अहलिया की ये कोशिश थी कि वो सियासत छोड़ दें और सियासत छोड़कर चलें बाहर सेटल हो जाएं, क्योंकि हमने ये सुना है कि उनकी बाहर की नेशनलिटी है। तो लेकिन इस बात पर राजी नजर नहीं आए। उनके लिए एक नई दुकान का एहतमाम किया गया है, ये 4वीं या 5वीं होगी, हो सकता है कि ये 8वीं और 9वीं और 10वीं तक चले जाएं, और इस तरह पार्टियां बदलने में तो उनका कोई सानी नहीं है। और जहाँ भी होते हैं पूरे दिल से होती हैं। जब वहाँ थे तो दिल से थे, और परवेज मुशर्रफ के साथ थे तो दिल से थे, जब गिलानी साहब के साथ थे तो दिल से थे, जब इमरान खान के साथ थे तो दिल से थे। अब देखने हैं कि यहाँ जब अब बना रहे हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब को राजी कर रहे हैं, तो दिल से होते हैं या दिमाग से होते हैं। बहरहाल ये तो तय हो चुका है ना कि ये एक नया ग्रुप बन रहा है, और वो साबिक जो है वो रह क्या जाएगा, उनके पास तो वो सूरत हाल नहीं रही है। मेरे ख्याल में अब इमरान खान को शायद एहसास होगा, मेरे ख्याल में लगता यह है कि नहीं हुआ है, मुझे ये गुमान है कि उन्हें एहसास नहीं हुआ है कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। हालांकि वो यू टर्न लेते रहे, लेकिन उन्होंने दुश्मनियां हतमी पाल ली थी और ये तय कर लिया था कि वो अपने विजन के मुताबिक मुल्क को तब्दील करने जा रहे हैं, जबकि उनका एक तो विजन कुछ नहीं था। एक तो ये कि उनका तारीख का, सियासत का, पाकिस्तान का, इवन पाकिस्तान का जो आप हमारे बच्चे पढ़ते हैं मुतालिया पाकिस्तान, उतना भी उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ जी। और पढ़ने लिखने से बहुत दूर हैं इमरान खान साहब, बल्कि उनके नाम से जो चीज़ें छपी हैं अगर वो भी अगर उनको पता हो तो भी बड़ी बात होगी, और अगर वो पढ़कर समझ लें तो भी बड़ी बात होगी। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनका बहरहाल एक हवा बनाई गई। नतीजा ये निकला है कि आज वो फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। ये सूरत हाल जो है वो होगी, और जिनके लिए 5000 लोग लाकर खड़े कर दिए जाते थे, वो 5000 लोग जो हैं वो वापस चले जाएंगे,
अब इमरान खान साहब जो हैं वो जमान पार्क में इस तरह की सूरत हाल नहीं पैदा होगी कि लोग बेचारे परेशान हो जाए, मोहल्लेदार परेशान। लगारी साहब, अभी हम ये देख रहे हैं कि जो भी पीटीआई को छोड़ा है वो काफ लीग में शमूलियत अख्तियार कर रहा है। बहुत से ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, तो काफ लीग मंजरनामे में उभर कर सामने आ रही है जो काफी हैरानकुन है। ये एक्सपेक्टेड था? नहीं, देखें, हालात चीजों को ऐसा बना देते हैं ना, हालात। और अब कहाँ खड़े होंगे मोनी सिलाई और उनके वालिद मोहतरम, अब कहाँ खड़े होंगे? क्या वो अब भी वहीं खड़े होंगे या आखिरी साथी उनके वही बचेंगे इमरान खान साहब के? और इमरान खान साहब ने गालिबन उनका नाम नहीं दिया था जब एक 7 रुकनी कमेटी का ऐलान किया था, और उनमें बहुत से ऐसे लोगों को दिया था नाम, कि बहुत से नहीं, कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बाकायदा हाथ में डंडे लेकर सड़कों पर आकर अपने निगरानी में और आग लगाई थी गाड़ियों को और जलाओ गिराव में हिस्सा लिया था, ऐसे नाम भी ले लिए थे। यानी आखिरी वक्त भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, स्टेट के साथ टकराना जो है वो ऐसे लोगों का काम नहीं होता है। या हवा में जो होते हैं, और जो हवा भरी हुई होती है, जो ही हवा निकलती है, कभी आपने गुब्बारा ऐसा देखा हो जो भरा हुआ होता है तो कैसे लगता है कि क्या इसकी तमतराक है और क्या शान शौकत है, और जब हवा निकल जाती है तो फिर उसकी क्या हैसियत होती है, ये भी सामने। अब ये हवा निकल चुकी है तो अब पता चलेगा कि कहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये जो फैलाया गया था, ओहो भाई बंदा बहुत पॉपुलर है, नहीं, मैं पहले कह रहा था, आप लोगों के प्रोग्रामों में मैंने बहुत दफा कहा था, नहीं है भाई पॉपुलर, ये हवा फैलाई गई है, ये हवा भरी गई है, अब पता चल जाएगा कहाँ है। मेरे ख्याल में काफ लीग में चौधरी सरवर ने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है जाने का, और उनके लिए यकीनन बाज़ जगहों पर उनके लिए बहुत आसानियां होंगी। ठीक है। अच्छा, लगाई साहब, फवाद चौधरी के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। आप क्या कहेंगे, पीपल्स पार्टी में किस किस से उनका राब्ता है? काफ लीग ज्वाइन करने वाले हैं या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे? फवाद चौधरी के बारे में मैंने नहीं सुना है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या काफ लीग या किसी को ज्वाइन करेंगे। फवाद चौधरी के पास तो एक नया ग्रुप बनाने का मेरे ख्याल में ऑप्शन होगा कि पीटीआई हकीकी, पीटीआई खालिज, पीटीआई असली, इस तरह का बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जिस तरह का माजी में वो स्टांस रख चुके हैं, जो जिस तरफ आप इशारा करें वही करना बनता है। मेरा ख्याल है कि यही होगा, इसलिए कि ये वो सारे लोग होंगे जो अपनी अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशंस को कई बार छोड़ चुके हैं। वो पता ही लगता है कि कौन सी मदर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी जहां से यादाश्त शुरू हो जाएगी वहां से वो उनका शुरू हो जाएगा। कोई समझेगा कि परवेज मुशर्रफ साहब की पार्टी में, अच्छा, इनके जो बुजुर्ग थे वो मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं। इनके एक बुजुर्ग जो हैं गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको बनाया था और इनका खानदान भी था, और लेकिन वो नहीं ख़त्म कर सके थे चौधरी गुलाम हुसैन की लेगेसी को जेलों में। और ये भी जो है वो आ तो गए हैं और उनने मुख्तलिफ जगहों पर अपने हाथ भी फंसा लिए हैं, लेकिन सियासत में जो तरीका उन्होंने ईजाद किया है वो चलने वाला नहीं होता है। वही उसकी हवा इतनी होती है, 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उससे ज़्यादा उसकी हवा नहीं होती है। फिर उन्हें नया खैमा देखना पड़ता है। अच्छा, ये खैमा देखते फिर रहे हैं कि अब कौन से खैमे में सर फंसाइए। वो जहाँ खैमे वाले भी डरे हुए हैं ना कि भाई ये अगर इधर आ गया तो फिर क्या होगा, इसलिए कि ये खैमे में तो अपनी जगह घेर लेते हैं, बाकी लोगों को निकालने के चक्कर में होते हैं। पीटीआई के जो वर्कर थे शुरू के, वो इसलिए तो नाराज थे कि भाई खान के साथ जो नया काफिला आया है उसने तो पुरानों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो असल पीटीआई जो देखें जो पहले बनी थी कोई 25-27 साल पहले, वो ये पीटीआई नहीं थी, ये तो कोई और ही चीज बन रही है। ठीक है लगारी साहब, हम ये देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी तमाम रहनुमा जो पीटीआई छोड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो जहांगीर तरीन के साथ भी जा सकते हैं? जहांगीर तरीन साहब भी अपना काम करेंगे, उनका टारगेट रहा है कि वो सियासत में अपना स्पेस बनाएं। एक तो ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो ताहयात उनकी नाअहली का मसला तो रहेगा ना, जब तक कि वो कोर्ट से रजू नहीं करते। मेरे ख्याल में उनके दरवाज़ा खुला गया है कि वो कोर्ट से रजू करेंगे और अपनी नाअहली को चैलेंज करेंगे।
और उसके लिए कोई रिव्यू, इनकी तो रिव्यू भी खारिज हो चुका है। मेरा अपना ये है, बल्कि मैं वहाँ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब इनका रिव्यू जो है वो खारिज किया गया था। और लार्जर बेंच था, ऐसे छोटा मोटा बेंच नहीं था, और बहुत बड़ा बेंच था जिसने इज्तिमाई तौर पर इनकी जो है वो उसको इनकी नाहल इनको किया था, ताहयात नाहल किया था। उसकी फिर जो नजरसानी की अपील की थी वो भी हो गई थी, यानी कि मुस्तरद कर दी गई थी। अब क्या फिर कोई नया दरवाजा खुलता है, कोई नई चीज आती है? कोई आइन में तो तरमीम हो नहीं सकती, इसलिए कि आइन की तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस चाहिए। तो आइन कैसा रास्ता निकाल सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट करेगी? तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट आइन साजी कर रही है, एक नया आइन बना रही है। जब एक चीज आपके पास रिव्यू करने का दूसरी बार रिव्यू करने का ऑप्शन नहीं होता है, आपके पास रिव्यू करने का ऑप्शन एक ही होता है, और वो इस्तेमाल कर चुके हैं, तो क्या होगा? अच्छा, अगर ये जहांगीर तरीन साहब पर ही, असल बात तो ये थी नाहल क्यों किया गया? नाहल क्यों किया गया है? अगर कोई उन्होंने जुर्म किया था तो फिर वो जुर्म कहाँ है, उसका मुकदमा कहाँ है, उसका केस कहाँ है, उसके पर कन्विक्शन कहाँ है? नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम लगाया गया, फिर जैसे तैसे करके उनको सजा दी गई, जो भी किया गया वो साफ नजर आ रहा था कि उनको मंजर-ए-आम ऐसे हटाना मकसूद था, उनको एक तरफ अलग करना मकसूद था। जहांगीर तरीन साहब की नाअहली के पीछे तो इमरान खान साहब का हाथ था कि बस पार्टी में कोई और न रहे ऐसा जो मुझे चैलेंज कर सके। और साकिब निसार साहब जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, वो उनके मनसब के शायान निशान नहीं। और बहुत दफा ऐसा हुआ है कि लोग अपने मनसब के शान के मुताबिक काम नहीं कर रहे होते, तो इस तरह से होता रहता है। लेकिन बहरहाल अब जहांगीर तरीन साहब के लिए ये रास्ता होगा कि वो अगर उनकी अहलियत नहीं होती है तो वो कैसे पार्टी बनाएंगे, वो तो कोई ओहदा भी नहीं दे सकते। ठीक, अच्छा, ये तो जहांगीर तरीन के हवाले से बात हुई, आप एनालिसिस कर रहे थे। नवाज शरीफ, आप समझते हैं कि अब जो एक सियासी मंजरनामा हम मुसलसल तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जनरल इंतखाबात से पहले अदालत से रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, वतन वापस आएंगे, पाकिस्तान आएंगे? मेरे ख्याल में उनकी अपीलें चल रही है ना। फर्ज करते हैं कि उनकी अपीलों में एक केस सस्पेंड कर दिया गया था और दूसरे में 2 केसेस था जिनमें इन्हें सजाएं हुई थी। एक केस वो था जिसको कोर्ट ने उसके मेरिट की बुनियाद पर उसको सस्पेंड कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं भाई, ये फैसला ऐसा नहीं है कि इसको जारी रखा जाए, इसको मुअत्तल कर दिया गया था और अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। और दूसरा केस जो था उसमें जो कोई एक्यूज थे वो सारे के सारे बरी हो चुके हैं, उनमें मरियम नवाज भी बरी हो चुकी हैं और कैप्टन सफदर भी बरी हो चुके हैं, तो वो केस वैसे ही अपना बेजान हो चुका है। अगर दोनों केसेस में मियां नवाज शरीफ आते हैं और मेरे ख्याल में कुछ दिन की वो सख्तियां तो होंगी कि उन्हें जेल जाना पड़े या कुछ भी होना पड़े, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि वो आएंगे और आकर रहेंगे। फिर इन केसेस का जो मुकद्दर होगा उसके साथ मियां नवाज शरीफ साहब का मुकद्दर होगा कि वो क्या करते हैं। और अगर वो इन केसेस में, एक में तो सस्पेंशन है, दूसरे में जो है उनके कोई एक्यूज्ड की इक्वेटल हो चुकी है, अगर उनकी भी इक्वेटल होती है और वो केस जो सस्पेंड है वो उसका भी फैसला हो जाता है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए एक दरवाजा खुल सकता है। जब केस ही नहीं होगा जिसकी बुनियाद पर नाहल करार दिया गया था, अगर वो बचता ही नहीं है तो फिर क्यों नाहल रहेंगे वो? ठीक है लगारी साहब, मुआशी इमरजेंसी की बातें हम सुन रहे हैं क्योंकि IMF से डील नहीं हो पा रही है। इस हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ भी ये कह चुके हैं कि अगर मुआशी इमरजेंसी लग जाती है फिर जो इंतखाबात हैं वो मजीद डिले हो जाएंगे। और हुकूमत ने भी अब 2 टोक इस हवाले से मौक़िफ़ सामने रखा है कि IMF पाकिस्तान की जो सियासी मामलात हैं उनमें मुदाखलत ना करे। नहीं, मेरे ख्याल में ये बड़ी हद तक तय कर चुके हैं कि अगर नहीं इनको मिलता है IMF से पैकेज, IMF से अगर नहीं होता है मामला तो फिर ये उसके बगैर ही गुजारा करने की कोशिश करेंगे। और इनका जो सूरत हाल वैसी रीजन में ऐसी बन चुकी है, आपने देखा है कि मिडिल ईस्ट में नई साहबबंदी हो रही है और मिडिल ईस्ट में पुरानी दुश्मनियां ख़त्म हो रही हैं। यमन की सूरत हाल वो नहीं रही है, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात वैसे नहीं रहे हैं, बल्कि अब इनका जो ट्रेड हो रही है वो मकामी करेंसियों में हो रही है। बहुत से ममालिक ने डॉलर से कतई ताल्लुक कर लिया है। खुद अमेरिका की ये पोजीशन है कि वो खुद डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा हुआ है। अमेरिका
खुद एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट उसके सामने है। अगर फौरी रेस्क्यू नहीं होता है, हम लोग तो छोटी मईशतों वाले हैं, हम $1 अरब के इंतजार में बैठे हैं कि वो हमें IMF दे दे तो फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी हमारे लिए दरवाजे खोलेगा। लेकिन अमेरिका के लिए क्या होगा? वो तो बहुत बड़े डिफॉल्ट के सामने अगर वो क्रैप्स करता है तो दूर तक उसके जल्जले के असरात जाएंगे। पूरी दुनिया में एक बड़ा माशी जल्जला जो है वो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। माहिरीन कह रहे थे कि वो 1 महीने का अंदाजा लगा रहे थे कि डिफॉल्ट करेगा अमेरिका। वो 1 महीना भी अब तकरीबन गुजरने वाला है या आधे से ज्यादा गुजर चुका है। तो अब क्या होता है, अमेरिका खुद कहाँ स्टैंड करता है, ये एक बड़ी बात होगी। दुनिया में नई शबबंदी हो रही है। चीन एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। तो अब देखना यह है कि ये चीजें कहाँ जाती हैं और किस तरफ को जाती हैं। मेरा ख्याल है कि हम इस शबबंदी में अपने लिए कोई बेहतर ऑप्शन ले सकते हैं। हाँ, इलेक्शन से फरार का रास्ता नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि अक्टूबर में इलेक्शन हर हालत में होने चाहिए, और अगर नहीं होते हैं तो फिर आपके पास आगे बढ़ने के इम्कानात मादूम हो जाते हैं। ठीक है, इंतखाबात होने चाहिए आप कह रहे हैं और हुकूमत की जानिब से भी यही कहा जा रहा है, लेकिन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन PTI का जो मुस्तकबिल है, खासकर ये जो अगले इंतखाबात हैं उसमें क्या देख रहे हैं? क्योंकि हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि एक क्राइसिस की सूरत हाल है। चेयरमैन PTI को गैर मामूली रिलीफ मिलने का भी सिलसिला जारी है, और दूसरी जानिब जो PTI को इलेक्टेबल्स ने छोड़ा है वो भी सबके सामने है। फिर अवामी सतह पर चेयरमैन PTI को 9 मई के वाकयात से भी नुकसान नहीं हुआ। हमने देखा कि कैसे अदालत की जानिब से उनको रिलीफ भी मिल गया। आप समझते हैं कि जो चेयरमैन PTI हैं मुस्तकबिल करीब में बानी मुत्तहिदा बन जाएंगे? वो भी हिस्ट्री हम सबके सामने है, वही कुछ हो रहा है सब कुछ। देखें, आप तो कराची में भी बैठे हैं, मैं कराची में बैठा हूँ जी। और कराची में मैंने ये देखा था, कहा जाता था 1, 2, 3 और लाखों लोग एकदम खामोश हो जाते थे। और जब तक वो दूसरा आर्डर नहीं आता, 2, 3, 2, 1 जब तक नहीं होता था फिर कोई बोलता नहीं था। तो ये भी हमने देखा है। लेकिन अब वो सूरत हाल तो नहीं रही है ना कराची में। और कराची की सूरत हाल को अगर पेश नजर रखें, मेरे ख्याल में कि लोगों को अब भी लोगों का ये है कि वो एक किरदार चाहते हैं, लेकिन इमरान खान अपना जनाब अल्ताफ हुसैन उन्होंने तो अपना किरदार जो है उसको बहुत चीज़ों को रिव्यू करना पड़ेगा। उनने पाकिस्तान के बारे में, रियासत के बारे में, इदारों के बारे में बहुत कुछ कहा हुआ है, और ख़ुद मुल्क की सलामती के बारे में, फिर इंडिया से मोहब्बत के बारे में और इंडिया के साथ ताल्लुकात के बारे में और मोदी से मुलाकात के बारे में बहुत सी चीज़ें उनकी जो है वो सोशल मीडिया पर अब भी मौजूद हैं। तो अगर वो नहीं कर सकते तो इमरान खान साहब के लिए ऐसा कौन सा वो ख़ास मौजज़ा निकल आएगा? इमरान खान साहब के लोगों ने जो कुछ किया है और फिर उसके बारे में अब ये बात खुलकर सामने आ गई, ये तयशुदा था। अगर ये तयशुदा था तो फिर ये भी तयशुदा था कि असल में मुल्क में खाना जंगी शुरू करने का एक प्लान बनाया गया था। खाना जंगी सिर्फ उस सूरत में होती है, खाना जंगी की एक ही शक्ल होती है, वो ये होती है कि आपके सिक्योरिटी के इदारों के अंदर फूट पड़ जाए। तो वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान के सलामती के इदारे जो हैं उनके अंदर फूट पड़ जाए और फूट पड़ने के नतीजे में आपस में टकरा जाएं। कोशिश इनकी है, जिन नाकाम हुए हैं वो, तो क्या ये इस इतने बड़े बोझ को वो उठा सकेंगे? इतने बड़े बैगेज के साथ वो अपनी शोहरत को बरकरार रख सकेंगे? ठीक है, तो लगारी साहब, एक और मामला भी है जहां अदलिया और हुकूमत की महाजराई हम देख रहे हैं कि वो खत्म नहीं हो रही है, आमने सामने है। हुकूमत ने बिल के मामले पर भी कामयाबी हासिल कर ली है। आपको क्या लग रहा है, अब क्या होगा? नहीं, मेरे ख्याल में कामयाबी नाकामी की बात नहीं है। अफराद को, अशखास को अपनी जात के दायरे के गर्द में नहीं घूमना चाहिए। मैं एक आम आदमी हूँ, आप मुझसे बेहतर हैं और आप बेहतर हालात में अगर बैठे भी हैं तब भी ये नहीं हो सकता है कि चीज़ों को अपनी ज़ात के गिर्द रखा जाए और आप अपने प्रोग्राम में सिर्फ ऐसा करें कि अपने घर के लोगों को बिठा दें। ये नहीं हो सकता है ना। ये कैसे हो सकता है कि हम इदारों में बैठे हों और इदारों में आला तरीन मनसब पर बैठे हों और हम अपने घर के लोगों के बारे में फैसले करने लग जाएं और ये भी करने लग जाएं कि जनाब नहीं, इस पर बात नहीं हो सकती है। तो ऐसा हो नहीं सकता है। रियासत बहरहाल, रियासत एक सिर्फ अदलिया का नाम नहीं है। रियासत एक मुख्तलिफ इदारों के ढांचे का नाम है।
स्ट्रक्चर का नाम है। स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव भी है, पार्लियामेंट भी है, अदलिया भी है और उनके माताहत सर्विसेज भी हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज भी हैं, सिविल सर्विसेज भी हैं। अब इनको इग्नोर करने के बाद हम कहें कि फलां एक इदारा जो है बस उसकी बात खत्म होगी, इस तरह होता नहीं है। जहां सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रही होगी वहां पार्लियामेंट आगे आ जाती है, जहां पार्लियामेंट का कोई मामला होता है वहां मासेज आगे आ जाते हैं, खुद पार्लियामेंट के अरकान आ जाते हैं, वहां तो एक अपोजिशन मौजूद है ना। अब इस तरह की अपोजिशन अगर आपको अदलिया में नजर आ जाए तो आप हैरान हो जाएंगे ना, यार ये कैसी बात है। जब पार्लियामेंट के अंदर होता है एक हिज़्ब इक़्तिदार होता है और ट्रेजरी बेंच होता है, एक अपोजिशन होती है, तो ऐसा हम दूसरे इदारों में तो नहीं कर सकते ना। ये जनाब अदलिया में भी एक कुछ जो है वो ये इक़्तिदार में बैठे हों, कुछ उसमें बैठे हों, इस तरह की सूरत नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी सूरत पैदा कर दी गई और जज साहिबान जो हैं उनके माबैन जिस तरह के ताल्लुकात हैं और जिस तरह की बिल्कुल खुलेआम लगता है कि जनाब एक महाजरा ही है, तो ये सूरत कितनी देर परवेल कर सकेगी। मेरे ख्याल में कि चीजें अपने लॉजिक की तरफ, एंड की तरफ जाएंगी। लगारी साहब, अभी आपके साथ जानना चाहूंगी, एनालिसिस लेना चाहूंगी। हमाद अजहर और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट जो सामने आई है वो खुल्ला बात कर रहे हैं, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जो मुल्क के मुआशी हालात हैं वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, मुल्क किसी भी टाइम डिफॉल्ट हो सकता है, दिवालिया हो सकता है। जो कुछ श्रीलंका में हुआ, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा पाकिस्तान में हो, तो किस नगर पर हम जा रहे हैं, क्या होगा? ये वो लोग हैं जो आरज़ूमंद हैं कि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिनमें हमें 2-3 साल के लिए कुछ मजे करने के इक़्तिदार के मौका मिल जाए। इसमें जितने भी लोग हैं ये सारे लोग जो हैं वो इस तरह के इशारे और वो दे रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब भी और PMLN के कुछ लोग भी हैं और पार्टी की तरफ से भी कुछ लोग हैं, जैसे जनाब एतजाज़ अहसन और ऐसे और लोग जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि कोई ऐसा हो जाए, सब कुछ हटाकर हमें बिठा दिया जाए। और साबिक वो भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, जिसमें शौकत तरीन, हफीज़ शेख जैसे लोग हैं, जिसमें शब्बर ज़रिए से लोग हैं। वो ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि उन्हें मौका दिया जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें ख़राब उन्हीं की हुई हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ख़राब नहीं की हैं। क्या मुल्क की मैशत को ख़राब करने में अब्दुल हफीज़ शेख का हाथ नहीं है, मुफ्ता इस्माइल का हाथ नहीं है, शौकत तरीन का हाथ नहीं है, हमाद अजहर का हाथ नहीं है? इन्हीं लोगों ने सारे मामलात को ख़राब किया है। और अब क्या आकर कहाँ आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 13-14 महीने में पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस बात को हम रियलाइज भी करते हैं और समझते भी हैं। अगर नहीं किया है डिफॉल्ट और अगर अब पाकिस्तान को बचाने के इम्कानात मौजूद थे तो हमें उन इम्कानात की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि सारे सिस्टम को लपेट कर कुछ लोगों को यहाँ पर लाकर और इक़्तिदार जो है उनके हवाले। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़िया कार नज़ीर लगारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अदालती खुशकिस्मती का सिलसिला जारी है, क्योंकि अदालतों ने मजमूई तौर पर 8 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 10 रोज के लिए गिरफ्तार करने से रोक दिया है। और इतनी जमानतें हासिल करने के बाद भी PTI चेयरमैन ये कहते हैं कि मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और मुल्क में नीम मार्शल लॉ लग चुका है। बिल्कुल। और चेयरमैन PTI की मुज़ाकरात की जो पेशकश है उस पर वज़ीर आज़म ने तो इनकार कर दिया, मगर काफ लीग अभी सियासी मुफाहमत की कोशिश कर रही है और काफ लीग ने इस सियासी डायलॉग को फ़रोग देने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान किया है। उधर अगर PTI की बात की जाए तो PTI को होने वाली जो गैर कानूनी फंडिंग की तहकीकात है उसके दौरान FIA हुकाम को मजीद 18 कंपनियों के हवाले से शवाहिद मिले हैं, जिसके बाद PTI को मुबैना गैर कानूनी फंडिंग करने वाली कंपनियों की तादाद जो है वो अब 25 तक पहुंच गई है। और दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने भी ऑडियो लीक्स कमीशन का केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज कर दिया है। और एतराज करते हुए यही नुक्ता उठाया गया है कि बेंच की तश्कील का मामला
जजेस कमेटी के सामने नहीं रखा गया तो बेहतर होगा कि जजेस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच इस समात को मौखिर कर दे। पीडीएम की हुकूमत की बात करें तो उन्हें भी साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, और कारकर्दगी की बात करें तो अवामी सतह पर इतनी महंगाई हुई है जिसने पीडीएम को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इससे सिर्फ नून लीग मुतासिर हुई है। तो क्या तहरीक इंसाफ की टूट फूट के बाद अब जो पीडीएम का सियासी इत्तेहाद है वो जनरल इलेक्शन में कायम रहेगा, ये देखना भी बिल्कुल। और इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई मजीद सियासी तन्हाई और पाबंदी का शिकार भी हो सकते हैं। ऊंट किस करवट बैठता है, क्या सिचुएशन बनती है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो इस वक्त हम सियासी इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं दैट इज ऑन पीक। मुल्क में जो सियासी गहमा गहमी है, जो सियासी बहरान है, वो तो एक जानिब है ही, लेकिन जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सियासतदान हैं, बात नहीं कर रहे, वो है मुआशी बहरान, जो इकोनॉमी क्राइसिस है। और यही कहा जा रहा है कुछ अहम पर्सनालिटीज की जानिब से कि मुल्क डिफॉल्ट भी कर सकता है। अल्लाह करे कि ऐसा हरगिज ना हो। जो IMF का प्लान है वो भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल ताखीर का शिकार है। बजट भी आने वाला है, तो आम आदमी जो पाकिस्तान के अवाम है उनका क्या होगा? बजट में गवर्नमेंट को रिलीफ दे पाएगी, नहीं दे पाएगी? फिर जनरल इंतखाबात का मामला, पीडीएम का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह प्रोग्राम के आगाज में भी हमने बात की थी कि हुकूमत कोशिश तो ये कर रही है कि जैसे बजट से पहले भी रिलीफ देने की कोशिश की जरूर गई है, क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, वो 20 रुपए, डीजल की प्राइसेस 35 रुपए कम की गई हैं। साथ ही साथ IMF के साथ डील भी नहीं हो रही, तो हुकूमत पर जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। $18 बिलियन के रिजर्व थे जो कि अब $4 अरब पर पहुंच चुके हैं। तो हुकूमत के लिए जो मुआशी मुश्किलात हैं उसका जो सामना करना पड़ रहा है। तो तर्जमान पीडीएम हाफिज अब्दुल्ला सेनेटर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, उनसे मजीद बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी जमानतें मिलने का सिलसिला जारी है, उधर जो आपके वजीर दिफा हैं वो पीटीआई पर पाबंदी की बात करते हैं, आप क्या कहते हैं कि पीडीएम की जमातों का भी यही मौकिफ है या सिर्फ नून लीग का यह मौकिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में ये फर्क करना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद एक सियासी पार्टी है या नहीं। ये पीटीआई साबित करना होता है, उनकी क़यादत में साबित करना होगा कि वो एक सियासी पार्टी है या शरपसंद पार्टी है। सानिया 9 मई के बाद हम ये कहते हैं, ये पूरी पीडीएम का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ जिसकी क़यादत इमरान खान कर रहे हैं जी, ये एक सियासी पार्टी नहीं है, ये शरपसंद और शिद्दत पसंद पार्टी रही जो सानिया 9 मई की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुलविस है। लिहाजा दहशतगर्दी के ज़िम्मे में जब आती है पार्टी या उनकी क़यादत, उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जिस तरीके से दहशतगर्दों को ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए इस पर बहुत दुख और अफसोस है कि अगर ज़ियारत बलूचिस्तान में ताज़-ए-आज़म रेजिडेंसी पे हमला होता है, उनको जलाया जाता है, तो वहाँ हमले को दहशतगर्दी कहा जाता है और हमले में मुलविस हमलावरों को दहशतगर्द कहा जाता है और उसको गोलियों से मारा जाता है। लेकिन यहाँ लाहौर में जिन्ना हाउस पे जब हमला होता है या पिंडी GHQ पे हमला होता है या जिधर हसास तंसीबात पर, इधर फिर भी कहा जाता है कि ये तो एहतजाज है, ये तो सियासी जुमात है। क्यों सियासी जुमात है? ये दहशतगर्दी नहीं है। हमने देखा आपके सानिया 9 मई के बाद जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है और जो पीटीआई में जो टूट फूट का एक जो सिलसिला जारी है, बहुत बड़ी तादाद में जो सियासी रहनुमा उन्होंने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की है। आप उन रहनुमाओं को अपनी जमात में कबूल करेंगे, शामिल करेंगे? राब्ता है किसी से? देखिए, अगर आप जमीयत उलमा इस्लाम की बात करेंगे जी, मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम हाउस फुल है, हमारी सवारी भी फुल है और तादाद पूरा है। किसी किस्म की जरूरत हमारे लिए नहीं है, तो खासकर सियासी लोगों की। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि ये जितने भी लोग पीटीआई से हैं, ये सारे वो हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 5-6-7 साल में 3-4 पार्टियों को तब्दील कर चुके हैं। अब वो अपने सियासत के लिए, सियासी
घोंसले ढूंढ रहे हैं। ये सियासी मौसमी परिंदे हैं। हमारे और आपकी इस्तिलाह में पाकिस्तान की मौजूदा ये सियासी जोटे। मेरा मानना ये है पूरी पीडीएम में शामिल जमातों को, हुक्मरान इत्तेहाद को, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, जितनी भी पार्टियां ये फैसला करे कि इन लोगों को पार्टियों में न लिया जाए। अच्छा, इन पर सियासत के दरवाजे, पार्टियों के दरवाजे बंद किया जाए। अगर हम वाकई जमहूरियत चाहते हैं और मजबूत जमहूरियत, अगर हम वाकई पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चाहते हैं, मजबूत पार्लियामेंट, तो इन पार्लियामेंट के दरवाजों को इन लोटों के लिए बंद होना चाहिए। और ये कैसे बंद होंगे? एक तो ये कि पार्टी दरवाजे बंद करे, उनको शामिल न करवाए। दूसरा तरीका ये है कि ये लोग जहां जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होंगे, मुत्तहिदा और हुक्मरान इत्तेहाद मिलके उसका मुकाबला करे ताकि ये पार्लियामेंट न पहुंच सके। इसका ये तरीका है, मेरा मौक़िफ़ ये है, अगर पीडीएम का फैसला नहीं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, फवाद चौधरी ने सियासत छोड़ दी थी हमने देखा, लेकिन 4 दिन बाद ही उन्होंने दोबारा भी शुरू कर दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? यानी कि जो भी पीटीआई के रहनुमा थे उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं कि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे, सियासत का हिस्सा नहीं रहे, और अब यही इत्तलात भी मौसूल हो रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि कुछ ही अरसे बाद दोबारा वो पीटीआई में ही नजर आएंगे। देखिए, मेरे ख्याल में आप फवाद चौधरी की सियासी कैरियर पे नजर डाल दें। फवाद चौधरी वो सियासतदान समझते हैं या वो मोहरा है, और कि वो मुशर्रफ के साथ भी रहे, चौधरी बरादरान के साथ भी रहे, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे और पीटीआई के साथ भी रहे। अब पीटीआई से भी चले गए, अभी देखते हैं कहाँ जाना है। जहांगीर तरीन ग्रुप में जाना है, शाह महमूद और ये अलहदा ग्रुप बनाएंगे या क्या, किस किस्म के वो सियासत करेंगे? पहले तो उनकी बातों पे कोई इत्मीनान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उस क़ियादत के साथ उनकी तरबियत में रहे हैं तकरीबन 4-5 साल, जो यू टर्न उनकी सियासत का बुनियादी मरकजी नुक्ता था, और यू टर्न लेना वो क़ियादत की बहुत बड़ी अलामत समझते हैं। तो अगर फवाद चौधरी भी यू टर्न ले, ये चली हुई कारतूस है, इसकी आजकल पाकिस्तान की सियासत में कोई हैसियत ही नहीं है। जो शख्स जो दिन 3 रात जेल और ताने में न गुजार सके, बर्दाश्त न कर सके, बाहर आके माफी भी दे, लेकिन कारकुनों को जेल में घुसेड़ दे, कारकुन वहां जेल में पड़े, वो मुश्किलात और गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान भी कहते हैं मैं नहीं जानता, कभी क्या कहते हैं कभी क्या, ये खुद निकले हुए थे। और ये भी सारे लोग, उन्होंने इन कारकुनों से बरात का और बेजारी का ऐलान किया है। इसको कौन वोट देंगे? कोई भी वोट नहीं देगा इसको। ये पाकिस्तान की सियासत में इनकी कोई हैसियत नहीं रही। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त मुसलसल टूट फूट का शिकार है। बड़ी तादाद में रहनुमा अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। जहांगीर तरीन इस वक्त खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं पंजाब में। फवाद चौधरी हो सकता है कि नया धड़ा या एक नया ग्रुप बनकर सामने आए, पीटीआई हकीकी के तौर पर कोई सामने आए। फिर इंतखाबात के हवाले से चहमुगोयां हैं कि अक्टूबर में ही इंतखाबात होंगे। पीडीएम का सियासी मुस्तकबिल आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे? इंतखाबात में बतौर इत्तेहाद सामने आएंगे या सियासी जमातें एक दूसरे के आमने सामने होंगी? देखिए, पीडीएम, जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, अभी तक कोई पीडीएम की प्लेटफार्म से ये फैसला नहीं हुआ है कि हमने इंतखाबात में पीडीएम की शक्ल में और पीडीएम की हैसियत में मैदान में उतरना है। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इंतखाबात में जाएंगे। अभी तक फैसला यही है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और इंशाअल्लाह पीडीएम की जमातें जीत जाएगी और आने वाली हुकूमत इंशाअल्लाह फिर पीडीएम की होगी। ठीक है, तो पंजाब का अगर हम रुख करें तो सियासी जोड़ तोड़ यहाँ पर तो उरूज पर पहुंच चुका है। आपकी पार्टी पंजाब में उस तरह से मुतहर्रिक नहीं हो पाती जैसे केपी में है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पार्टी इंतहाई मजबूत पार्टी है और फिलहाल और हमेशा से जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा की एक अहम मुअस्सर सियासी और मजबूत कुव्वत रही है। और आपको याद होगा कि 10-9 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी और वफाक में इमरान खान की हुकूमत थी। बल्दियाती इंतखाबात हुए
लोकल इंतखाबात, तो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम जीत गई। सबसे ज्यादा वोट जमीयत उलमा इस्लाम ने लिए, बावजूद इसके कि पीटीआई हुकूमत में थी, पीटीआई बुरी तरह शिकस्त आ गई। तो लिहाजा अभी पंजाब में बिल्कुल आपकी बात सही है कि पंजाब में हमारी स्ट्रेंथ वो नहीं है, ठीक है, जो खैबर पख्तूनख्वा में है। अलबत्ता बलूचिस्तान में भी हम एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम से बढ़कर बलूचिस्तान में कोई और सियासी मजबूत जमात नहीं है जिसका वोट बैंक आवाम में है। और ग्रास रूट लेवल पे हमारी पार्टी एक मौसर पार्टी रही है और आज भी है। लेकिन पंजाब में बदकिस्मती से हम वो मौसर कुव्वत न बन सके जैसे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बने। कोशिश हमारी रहेगी, वोट बैंक है लेकिन वो नहीं है जैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है। कोशिश हमारी रहेगी कि हम पंजाब में भी वो पार्टी को उसी तरह मजबूत करें जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। जी अच्छा हाफिज साहब, हम मुसलसल देख रहे हैं जहांगीर तरीन खबरों में है, जहांगीर तरीन की पार्टी को कोई मेजर ब्रेक थ्रू करेगी आप समझते हैं, या सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप इस वक्त बिल्ड किया जा रहा है? क्या मैं नहीं समझा, क्या फरमाया आपने? यही कहा जा रहा है कि जो जहांगीर तरीन है वो पार्टी को क्या मेजर ब्रेक थ्रू उनकी पार्टी को मिल सकेगा, या सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है? अगर हम मौन चौधरी की बात करें तो वजीर आजम के मुशीर हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो एक नई पार्टी बनाने की राह पर भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। मैं समझ गया। बात यह है कि आपको अंदाजा लगाइए, जब जहांगीर तरीन की हुकूमत थी, जब वो हुकूमत में थे, इमरान खान के साथ थे, उनका बेटा हार गया उसी नशिस्त से जिस नशिस्त से वो जीत चुके थे। तो जब जहांगीर तरीन अपनी नशिस्त नहीं जीत सकते तो आप मुझे बताएं वो पार्टी बना के वो क्या इंकलाब लाएंगे? और जहां तक आपने ओन चौधरी की बात की, हमारे लिए सब मोहतरम है। ओन चौधरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है, उनका हल्का इंतखाब कहाँ है? मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 2018 में जहाज का इस्तेमाल तो जहांगीर तरीन ने किया जी। जहाज में बर के एलिक्टेबल और आजाद अराकीन को इमरान खान की जोड़ी में पैंच दिया, जिसके नतीजे में इमरान खान पंजाब में भी हुकूमत बना सके और विफाक में भी उनकी हुकूमत आई और वो वज़ीर आज़म बने। अब तो मेरे ख्याल में वो माहौल भी नहीं है जो माहौल 2018 से पहले और 2018 का है। लिहाजा पंजाब में रूल करेगी प्रेमलन और अक्सरियत प्रेमलन की होगी और इनका मेरे ख्याल में कोई मुस्तकबिल में सियासी कुव्वत की हैसियत में इंडिविजुअली इंफरादी हो सकता है। कुछ शख्सियात है वो जीत सकेंगे आज़ाद हैसियत में या हमशाल ग्रुप की हैसियत में या पीटीआई हाथीकी की हैसियत में, लेकिन असल मेरे ख्याल में वोट बैंक अगर पंजाब में है, अगर हम हकीकत को तस्लीम करें तो वो मियां नवाज शरीफ साहब का। ठीक। अच्छा हाफिज साहब, हमने देखा कि जो मुल्क का सियासी बहरान है वो मुल्क को मुआशी बहरान की जानिब ले गया। फिर IMF के साथ भी मामला तय नहीं हो पा रहे हैं, डील अभी तक नहीं हो पा रही है, इतना वक्त गुजर चुका है। यही इतलात सामने आ गई या बात हो रही है, वज़रा भी कुछ बात कर रहे हैं कि जो मुआशी इमरजेंसी है खुदा न खास्ता अगर वो लगती है तो इंतखाबात तो फिर वक्त पर नहीं हो पाएंगे, फिर तो वो अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि माशी हालत दिगरगुन है, मुश्किल में है पाकिस्तान रियासत और कौम। इसी वजह से महंगाई भी है, लेकिन इसी सूरत हाल में, इसी मुश्किल सूरत हाल में फिर भी हुकूमत को ये क्रेडिट देना चाहिए कि पाकिस्तान श्रीलंका भी न बना। PDM की हुकूमत ने पाकिस्तान को बचाया, रियासत को बचाया, श्रीलंका बनने नहीं दिया और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से भी बच गया जी। और तीसरी बात यह है कि इन माशी मुश्किलात के बावजूद आज भी हुकूमत की कोशिश ये है कि पेट्रोल, डीजल और दीगर चीजों की कीमतों में दिन ब दिन कमी की जा रही है ताकि आवाम को रिलीफ दे सके। जैसे क्या भी एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 20 से 30 रुपए या 25 रुपए फी लीटर उनकी। ठीक है जी। हमदुल्ला साहब हमें सुन पा रहे हैं? कीमतों में कमी हुई। जी जी, कंटिन्यू कीजिएगा।
जी हाफिज साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला, तर्जुमान पीटीआई कॉन्वर्सेशन, तो उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ देने का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है और आने वाले दिनों में इसी उम्मीद का वो इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है कि अवाम को मज़ीद रिलीफ। उनका ये भी कहना था पीटीआई के हवाले से, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी हुई है, सन है 9 मई के हवाले से भी उन्होंने बात की कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और वो ये कह रहे थे कि जितने भी पीटीआई के जो रहनुमा उन्होंने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की है, किसी भी जमात को उनको अपनी जमात में शामिल नहीं करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। उस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने मुआशी बहरान का जिक्र किया, इकोनॉमिक क्राइसिस का जिक्र किया, तो नाज़रीन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने IMF से कर्ज से हसूल के लिए हर मुमकिन हद तक ताउन किया, बल्कि ताउन की बुनियाद पर आवाम पर मुख्तलिफ किस्म के महंगाई के बम भी गिराए हैं, हर तरह की शर्त मानी है। यूँ लग रहा है जैसे IMF पाकिस्तान मुआहिदे में गैर ज़रूरी ताख़ीर से कुछ खास मकासद हासिल करना चाहता है। बिल्कुल, और अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। इस हवाले से वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर के बयान को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया है। और एक और ख़ास बात यह भी नज़र आ रही है कि अब हुकूमत प्लान बी की बात करती दिखाई दे रही है, क्योंकि IMF से कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर ही ख़त्म होने का ख़तरा भी पैदा हो चुका है, क्योंकि 9वें जायजे के बाद पाकिस्तान का IMF से मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। आयशा बख्श पाशा का बयान खासा अहम है, जिसमें उनका यह कहना है कि IMF से डील ना हुई तो वज़ारत ख़जाना आंखें बंद करके नहीं बैठेगा, हर वक्त हमारे पास प्लान बी भी मौजूद रहता है। अब ये प्लान बी है क्या, ये जानने की जरूरत। बिल्कुल, और साथ ही ये भी कहा कि जो हमारी तरजीह है वो IMF प्रोग्राम है और नए माली साल का जो बजट है वो इलेक्शन एयर बजट होगा। बहरहाल इसी पर बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आपने देखा कि IMF चीफ ने अब जो सियासी मामले उन पर भी बात शुरू कर दी है, जो कि उनका मैंडेट नहीं है, तो पाकिस्तान ने भी इस पर अपना रिएक्शन रद्द-ए-अमल सामने रखा है। क्या आप इस पर कमेंट करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो बात की है उन्होंने डायरेक्टली नहीं की है, मेरे ख्याल से हुकूमत को उसको इग्नोर कर देना चाहिए था। उन्होंने कोई कमेंट पाकिस्तान की हुकूमत को वर्बली या राइटिंग में नहीं दिया है, तो अखबारी बुनियाद पर हमारी हुकूमत को चाहिए था कि पाकिस्तान बड़ी ताकत है, एक जौहरी ताकत है, तो आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। हम IMF के प्रोग्राम के बगैर बड़े अरसे से जो है ना ये अपने मामला चलाते रहे हैं, तो इसको इग्नोर करना चाहिए था। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि उसके बाद वो कहेंगे जी हमने तो ये बात नहीं कही थी, गलत समझा गया है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं? अब बातें तो ये हो रही हैं कि प्लान बी पर काम किया जा रहा है, तो प्लान बी क्या हो सकता है पाकिस्तान के पास? क्योंकि जब भी हमारी आपसे भी बात हुई आपने कहा कि IMF के प्लान के बगैर तो हम नहीं चल सकते। जी बिल्कुल, मैं आज भी वही कह रहा हूँ। IMF हमें 30 जून से पहले मेरे हिसाब से एक किस्त दे देगा, मुझे इसमें कतई कोई शुबा नहीं है। वो पैसा हमें एक किस्त मिल जाएगी। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम अपने मुल्क को इतना गया गुजरा क्यों समझते हैं। पाकिस्तान एक किस्त उनसे लेगा क्योंकि हम उनकी शराइत पूरी कर चुके हैं। उसके बाद जो 2 किस्तें मिलनी थी 30 जून से पहले, वो हम उनसे कहेंगे जी आपकी बहुत मेहरबानी, हमें नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद मैं आपको दोबारा आज रिकॉर्ड पर बता रहा हूं, अगले माली साल में जो जुलाई से शुरू हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान चंद महीने के बाद IMF से एक दरखास्त करेगी, जो हमारा कानूनी हक है, वो खैरात नहीं मांगते। हम उनसे ये कहेंगे जी आप हमें 3 साल के लिए $7.5 अरब का एक और कर्जा मंजूर कर लें। यानी हम एक किस्त अभी ले लेंगे, वो हम लेने के बाद फिर हम उनके पास नए कर्जे के लिए जाएंगे। उसके लिए कुछ शराइत होंगी, मगर उसकी असल शराइत जो होंगी वो अमेरिका की होंगी, जो पाकिस्तान के ऊपर सियासी शराइत लगा रहा है अपने न्यू ग्रेड गेम के मकासद के लिए, जिसमें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, पाकिस्तान की मीशत को तबाह करना, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान की जोग्राफी सरहदों को नुकसान पहुंचाना, ये उनके मीडियम टर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हमें अगला प्रोग्राम तो लेना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ अगर हम इलेक्शन से पहले इस्लाहात कर लें और उस इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दें,
तो इस साजिश से जो पाकिस्तान और उसके खिलाफ हो रही है, पाकिस्तान के लिए बचना ठीक है। इंतखाबात से पहले वो कौन से इस्लाहात हैं डॉक्टर साहब, वो तो मैं आपसे यकीनी तौर पर प्रोग्राम में आगे जानेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हमाद हसर और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़े खुले अंदाज में, बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात की है कि पाकिस्तान का श्रीलंका वाला हाल होने वाला है और हम बिल्कुल डिफॉल्ट होने के, दिवालिया होने के दहाने पर मौजूद है। आप क्या समझते हैं, ये एक सियासी स्टेटमेंट है या कुछ फैक्ट्स पर मबनी उन्होंने ये बात की है? देखिए, बेशर्मी का स्टेटमेंट है। अगर आपको कहना है तो आप ये बताइए कि हम ये करें, जो मैं बात कर रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी मईशत को खतरात हैं क्योंकि एक साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, तो हम ये कहें ये खतरात हैं और इससे बचने के लिए हमें ये करना चाहिए। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है उसको सोल्यूशन की बात करनी चाहिए। ये कहना कि ये हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाकामियां, इक़्तिदार से हटना वो जाहिर करता है। तो अपने सियासी मफादात को मुल्क के मफादात के ऊपर ले जाना मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी बात नहीं है और ऐसे लोगों को फिर कौम को समझना होगा। मैं बार बार कहता हूं कि खतरात की बात करके इस्लाहात की बात करें, तो मैं इस बात को बहुत ही रिजेक्ट करता हूं कि उसको बहुत गम है मिफ्ता को कि मुझे क्यों हटा दिया और इनको कह कि मेरी हुकूमत क्यों चली गई। भाई नो कॉन्फिडेंस था, चली गई। आपने, आपकी हुकूमत नाकाम हो चुकी थी, आपने अपने मुआहदे तोड़े IMF के साथ, IMF ने आपने कौम के साथ जो वायदे किए थे वो तोड़े, पाकिस्तान की सलामती को आपने दाव पे लगाया, तो आपकी हुकूमत चली गई। आप अपनी इस्लाह कर लें, फिर आ सकते हैं। तो ये सोच के बजाय मनफी सोच और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना ये कतई नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए, चाहे सियासतदान करें, चाहे बिजनेस कम्युनिटी करे, चाहे कोई इदारा करे। ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हम दुनिया की 5वीं आबादी के लिहाज से बड़ी कुव्वत हैं, शायद 4वीं भी बन जाए, आलम इस्लाम की पहली जौहरी कुव्वत हैं। हमारा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो बहुत शानदार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारी फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों में है। ठीक है, कमजोरियां हैं। अब दुनिया को ये खटक रहा है कि हमारी सरहदें चीन से मिलती हैं, हमारी सरहदें ईरान से मिलती हैं, हमारी सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस के लिहाज से, दिफा के लिहाज से, उसको वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे कुछ नासमझ लोग अपने मुफादात के लिए वो जो अमेरिका का न्यू ग्रेड गेम है उसमें अमलन वो मावनत कर रहे हैं। उनको जरा चाहिए ठंडे दिल से गौर कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि मुआहदा तो फिर इसका मतलब हो जाएगा 30 जून को जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो हमें मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से ताखीर की जा रही है मुआहदा ना होने के हवाले से, पाकिस्तान ने तमाम सब्सिडीज भी दे दी, अवाम पर तमाम वो बोझ भी डाल दिया, प्राइसेस भी बढ़ा दी, लेकिन ताखीर की फिर क्या वजूहात थी? बार बार वुज़रा इशारे ये करते थे कि 24वें नंबर पर मईशत खड़ी थी, 47वें नंबर पर इसलिए पहुंचाया गया कि कुछ मुतालबात मनवाना चाह रहा है अमेरिका IMF के थ्रू पाकिस्तान से। देखिए, मैं आपसे बता दूं कि बहुत संजीदा मौजू है। मैं बता दूं कि ये कहना कि पाकिस्तान 24 से 47 पर आ गया, इससे बड़ी अहमकाना बात कोई नहीं हो सकती। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। जो साहब ये कह रहे हैं वो दोबारा निकाल के देख लें। पाकिस्तान 24 से 47 पर नहीं आया है, पाकिस्तान 41 से 47 पर आया है, 41 से 47 पर। लेकिन इतना इसमें हमारी नाकामियों के साथ बजाय ये भी देखें दूसरों ने कुछ बेहतरी की है। लेकिन ये कहना कि 24 से 47 पर आ गया, ये मुझे कतई काबिल कबूल नहीं है। मैंने जाके देख ली है, सारी रैंकिंग्स देख ली हैं, IMF की देख ली है, वर्ल्ड बैंक की देख ली है, किसी ने भी ये नहीं कहा है सिवाय हमारे चंद लोगों के। तो ये अपने मुल्क को कितना गिराते हैं भाई। मैंने कहा 41 से 47 पर आए हैं, ये मैं मानता हूँ। बांग्लादेश जो है वो 43 से जो है थोड़ा इंप्रूव कर गया, भारत तो जो है वो 7 से 5 पर आ गया, ये बात सही है, लेकिन हम इतना नहीं गिरे हैं। और तो अपने हकाइक के खिलाफ है। मैं आपको बात कह रहा हूँ, जो साहब ये कह रहे हैं आपके प्रोग्राम में आ जाएं और बता दें कि IMF वर्ल्ड बैंक किसने कहा है कि 24 से 47 है, तो अपने मुल्क को गिराएं ना। मेरी ये दरखास्त है, बहुत ज्यादा दरखास्त है। इसके बहुत दुश्मन है, हम इसके दुश्मन ना बने। जी अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि हुकूमत को कुछ मुआशी इस्लाहात करनी होंगी इंतखाबात से पहले। वो कौन से अहम फैसले हैं, वो कौन से अहम इस्लाहात हैं? अगर वो की जाए तो जो मुआशी बहरान है उससे कुछ हद तक हम बढ़ सकते हैं, आवाम को भी कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है। जैसे कि आज सुबह भी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में खबर शेयर की कि पेट्रोल की प्राइसेस में वाज़ेह कमी हुई है, घी की कीमतों में कमी हुई है, साथ ही साथ बिजली की जो कीमत है उसमें किसी हद तक इजाफा हुआ है। लेकिन अगर IMF की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ये मिल जाती है बिफोर बजट, तो हुकूमत अवाम को रिलीफ दे पाएगी? और वो कौन सी इस्लाहात है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, बहुत ज्यादा रिलीफ देना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। उसकी मैं आपको बता, इस हुकूमत ने जो एक ही कामयाबी हासिल की है वो ये किया कि इंपोर्ट्स को जुलाई से अप्रैल के 10 महीने में $18 अरब की हमने इंपोर्ट्स कम कर दी।
उसकी वजह से हमारा 15 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हमारा कम हो गया। जारी हिसाबात का खसारा 10 अरब डॉलर कम हो गया। उसकी वजह से जो अगर थोड़े बहुत हमारे खतरात थे कि हमें शायद कुछ कर्जों की अदायगी में मुश्किलात हों, हमने उस कामयाबी से उस चैलेंज को कबूल किया और करके दिखा दिया। लेकिन उसकी वजह से हमारी जो शरह नमू है शायद वो -3 पे चली गई, हमारी महंगाई जो है वो 36% पे चली गई। तो अब जो कुछ करना है वो इसको बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करना है। अगर मैं जो बात कर रहा हूँ कि जिन इस्लाहात का आपने सवाल उठाया है, वो अगर हम इस्लाहात नहीं कहा, मैंने कहा उन इस्लाहात को कानूनी शक्ल, इस्लाहात तो भी नहीं हो सकती, कानून साजी कर ली जाए तो मैं फिर बुहरान खत्म नहीं होगा। फिर मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि इस अगला जो प्रोग्राम हम IMF के पास जाएंगे वो हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। और अगर ये इस्लाहात नहीं करते तो नरम अल्फाज में मैं कहूँगा कि हम कौमी खुदकशी करेंगे, क्योंकि इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें इस जौहरी क़ुव्वत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब वो बहुत ज़्यादा सामने आ गई हैं। इसलिए आ गई हैं कि उनको अब हमारी मदद की ज़रूरत अफ़गानिस्तान में दूसरी मामलात में कम है। अब वो भारत की तरफ जो है वो कर रही हैं ज़्यादा नज़रें। तो हमें दुनिया तब्दील हुई है, हम तब्दील नहीं हुए, हम अभी IMF के पास जा रहे हैं। अब मैं मुख्तसरन बता दूँ, मैंने ये अर्ज किया कि आप कानूनी शक्ल दें। नंबर 1, तीनों बड़ी पार्टियों के मंशूर में लिखा है वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, टैक्सों का निज़ाम मुनसिफाना होगा, मईशत को दस्तावेजी बनाना होगा। ये आपकी आइन की भी रिक्वायरमेंट है। अगर ये हम कानून बना लें कि अगले बजट में, अभी इस वाले में तो नहीं, अगले में जो है ये लाजमन करना है, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी टैक्सों की आमदनी में 7,000 अरब रुपए का इजाफा होगा। जनरल सेल्स टैक्स जो इस वक्त 18% है वो शायद 7% पर आ जाएगा। पेट्रोलियम लेवी जो 50 रुपए है भत्ता है वो 0 पर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे एक हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) हम बरामदात के बजाय उसको हम एनकरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रुपया भी गिरता है। अब अभी देखिए कल हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया चंद दिनों के लिए है कि उन्होंने ये जो हमारे 80 रुपए गिर गए हैं हमारे जुलाई से लेके अब तक $1 तक, लेकिन खुली मंडी में उसमें 30 रुपए का फर्क था। अब ये हुंडी हवाले का कारोबार हो रहा था तो ये फर्क था ना, तो इन्होंने आर्जी तौर पर एक एक्शन लिया है जिससे शायद 2-3 दिन में कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन ये हल नहीं है। हल सिर्फ एक ही है कि मेरे मुल्क से आज भी आप चोरी के पैसे को, रिश्वत के पैसे को मार्केट से डॉलर खरीद के आप उसको बैंकों के जरिए बाहर भेज सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आज ये कानून बन जाए कि ये बंद हो गया, कोई पैसा बाहर इस तरीके से नहीं जाएगा। हम मार्केट से डॉलर खरीदें ज़रूर, लेकिन उसको तालीम के लिए चाहिए, बच्चों की ज़रूर भेजें, इलाज मुआवजे के लिए चाहिए ज़रूर भेजें। बाकी के लिए अगर बंद कर दें तो शायद मेरे ख्याल से 5-7-8 अरब डॉलर हमें सालाना बचेंगे, जबकि IMF हमें देता है 2 अरब डॉलर। ये मेरी दूसरी शर्त है। तो 111(4) को भी ख़त्म करें और हम बरामदात को बढ़ाएं। तीसरा, तवानाई के शोबे में इस्लाहात करें। और चौथा और आखिरी बात यह है कि एक तरफ तालीम और सेहत का बजट बनाएं, दूसरी तरफ बैंकों से कर्जे दिलाएं लाखों लोगों को, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, जो कि वो रिस्क कमाएं और उसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से 25% दें, जिसको आप माफ़ कर दें। यानी अगर एक आदमी को 2 लाख कर्जा देते हैं तो 25,000 रुपये और दे दें, उसको 2,25,000 दें, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से वो पैसा माफ़ हो जाएगा। तो इसमें हुकूमत की जेब से एक पैसा नहीं गया, लेकिन छोटे किसान हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, इनको आप कर्जे देंगे तो लोगों को रिस्क कमाने के लिए जरिया मिलेगा। तो ये स्कीमें अगर हम आप करने के लिए कानूनी बना लेते हैं आज, तो फिर पाकिस्तान को आइंदा IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 साल में मैं गारंटी कर सकता हूँ कि हम इन मुश्किलात से निकल आएंगे। और अगर खुदा न खास्ता नहीं करते तो मैं कह रहा हूं कि ये खुदकशी का रास्ता होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम मसनूआत पर कमी की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रूस से भी इतना तेल नहीं मंगवाया गया जो कि ज्यादा लंबे अरसे तक हमें रिलीफ दे सके। तो पाकिस्तान की जो पेट्रोल मार्केट है उसको आप देख रहे हैं कि रूस की तरफ मुकम्मल हम डाइवर्ट वहां पर हो जाएंगे, तब्दील होता देख रहे हैं? मेरे ख्याल से ये वो बहुत ज़्यादा इससे उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि रूस से जो तेल आ रहा है वो डिस्काउंट रेट पर तो है, लेकिन वो सारी दुनिया को डिस्काउंट रेट पर दे रहा है, कानूनी है, रिक्वायरमेंट है, हिंदुस्तान को भी दे रहा है, लेकिन हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। असल मसला जो कुछ है वो ये है कि हमें तवानाई के शोबे में अपनी इस्लाहात करनी है। मुझसे अगर कोई पूछे, मैं कहूँगा जी आप ईरान तैयार है कि आप हमसे उनसे गैस ले लें, और ये इंटरनेशनल लॉ मौजूद है कि अगर किसी मुल्क को तंगी है तो वो इंटरनेशनल जो है कि ईरान के ऊपर कुछ पाबंदी है, उसको रिलैक्स करने का कानून मौजूद है। वरना वो हमसे 18 अरब डॉलर जुर्माना ले सकता है, बरादर मुल्क के वो नहीं ले रहा है। अगर ये गैस पाइपलाइन आप ले लें और गवादर से गैस लेना शुरू कर दें तो हमारी मसला हमारे हाथ में है। रूस के साथ ये कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फिर वो क्रूड ऑयल होगा, उसको रिफाइनरी भी करनी है। ज़रूर लें, अच्छी बात है, हमें चाहिए कि रूस से भी ताल्लुकात बढ़ाएं, चीन के साथ तो बढ़ा ही रहें, नए जो ये ब्लॉक बन रहे हैं उनके साथ करें,
लेकिन असल चीज जो कुदरत ने हमें सिखाई है, हमें सीपैक से फायदा क्यों नहीं हुआ, एक जुमले में आपको बता दूं। सीपैक से फायदा इसलिए नहीं हुआ कि वो कुदरत का ये कानून है कि एक मुल्क की मेहनत से दूसरी मुल्क की किस्मत नहीं बदला करती। मेरी मुल्क की अगर किस्मत बदलेगी तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम अपने मुल्क में सरमायाकारी करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, मैं एक जुमला आपको बता दूं, हम अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत नहीं बदलती। कौम से मतलब अवाम भी है। तो आप ये समझते हैं चीन या अमेरिका हमारी हालत बदल देंगे, तो नहीं बदली जाएगी। वो सप्लीमेंट आप वो तो सप्लीमेंट करेंगे। हम अपनी बचतें बढ़ाएं, अपने टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, अपनी मुल्क की सरमायाकारी बढ़ाएं, शाना अखराजात कम करें, कैबिनेट का साइज कम करें, तालीम और सेहत की तरफ जाएं, रेमिटेंस के बजाय बरामदात पे जाएं, तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ये चीज़ें बहुत काम आएंगी हमारे। लेकिन कानून यही है कि आप ये ना समझें कि दूसरे मुल्क आपकी किस्मत बदलेंगे। किस्मत हमें खुद बदलनी है। अगर इस चीज़ को समझ लें तो फिर बहुत बेहतरी पाकिस्तान में आ सकती है। मेरे ख्याल से खित्ते का सबसे ताकतवर मुल्क जो होगा वो पाकिस्तान होगा, अगर ये इस्लाहात करने, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम कुफरान नेमत मुस्तकिल कर रहे हैं। अब वो अल्लाह ताला मोहलत दे रहा है या आजमाइश कर रहा है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि आप काफ़ी होपफुल दिखाई दे रही हैं कि बजट से पहले IMF जो है वो पहली किस्त रिलीज कर देगा और मामला, चूँकि पाकिस्तान ने तमाम शराइत IMF की मानी है, लेकिन अगर ये मुआहिदा नहीं होता तो कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और क्या असरात इसके हो सकते हैं इसके बाद? देखिए, ये मुआहिदा अगर नहीं होता तो कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि बजट जो हम पेश करेंगे, मैं आपको रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, 9 जून को जो बजट पेश करेंगे उसमें अगले माली साल में जो जुलाई से शुरू हो रहा है IMF से रकूम मिलने की तखमीने उसके अंदर शामिल होंगे कि हमें ये IMF से रकूम मिलेगी। मैंने आपसे यही कहा, ये एक किस्त ना दें, लेकिन अगले माली साल में उनको के लिए हमें नया कर्जा देना पड़ेगा। ये कानून की रिक्वायरमेंट है, वो मना नहीं कर सकते। मेरे मुल्क का हक है, क्योंकि मैं IMF का मेंबर हूँ, उनके कोई हमें खैरात नहीं दे रहे। तो कोई प्लान बी ऐसा नहीं है इस वक्त जिसमें IMF से कर्जा लेना अगले माली साल में शामिल ना हो। ये जरूर है कि अगर एक किस्त भी ना दें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। चीन हमें मदद करके हमें इन मुश्किलात से बचा लेगा, जून गुजर जाएगा। लेकिन एक दफा तो आपके पास जाना है, ये मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, अभी नहीं है। लेकिन इन इस्लाहात के बाद ये जो प्रोग्राम आप अगले साल में जुलाई के बाद करेंगे, ये आखिरी प्रोग्राम बनाने का हमें हलफ उठाना चाहिए कि जी इसके बाद आइंदा हम IMF की शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन अभी तो जाना पड़ेगा और उनको हक देना पड़ेगा। अलबत्ता शराइत सख्त होंगी, मगर मुझे जो खौफ है, मैं दोबारा बता दूं कि अमेरिका की सियासी शराइत होंगी जो हमसे मरहलेवार मनवाएगा। उसके लिए मैं कह रहा हूँ इलेक्शन से पहले इस्लाहात कर लें। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो लोग इस्लाहात को ये बात कर रहे हैं इलेक्शन, वो पता नहीं पाकिस्तान से सिंसियर है कि नहीं है। इलेक्शन के बाद नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन होंगे, जो पार्टी हारेगी वो मानेगी नहीं, वो इस्लाहात भी नहीं कर सकेगी। तो मेरे मुल्क का मसला इलेक्शन जरूर है, मगर उससे पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल देना है, उसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उससे ताकतवर तबकों के मफादात पर जरूरत पड़ती है। हमारा मईशत जो है अशराफिया की मईशत है, इससे बाहर निकले, अवाम की इस्लामी फलाई मुमलकत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और काफ़ी होपफुल दिखाई दे रहे थे IMF के प्लान के हवाले से भी। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां भारत के मुतकब्बिराना और साजिशी रवैये की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ से एशिया कप की हाइब्रिड मेज़बानी भी निकलने का खदशा पैदा हो गया है। तो भारत की ये हठधर्मी है कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने ना ही पाकिस्तान आएगी और ना ही अमारात में एशिया कप खेलेगी। तो IPL फाइनल के मौके पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के चंद मेंबर्स की भारतीय बोर्ड हुकाम से मुलाकात ने ये तमाम तर सूरत हाल तब्दील कर दी। बिल्कुल, और इस सूरत हाल के बाद श्रीलंका भी एशिया कप की मुकम्मल मेज़बानी की दौड़ में शामिल हो गया है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में ICC के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनका दौरा जारी है और ICC और PCB के अहदेदारों की मीटिंग नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हुई है और अभी तक कोई प्रेस रिलीज इस हवाले से सामने नहीं आई। उम्मीद है कि आज भी ये मुलाकात दोबारा होगी, कोई अच्छी खबर सामने आएगी। और पाकिस्तान ने ICC फाइनेंशियल मॉडल पर भी एतराज़ात उठाए हैं। इसी मामले पर बात करेंगे सैयद मोहम्मद उवैस, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। उवैस, ICC के चेयरमैन और ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं, कोई प्रेस अभी तक सामने नहीं आई है। आई एम श्योर आपके पास कोई इनसाइड स्टोरी होगी, क्या होने जा रहा है?
जी अस्सलाम वालेकुम। एक आपको पता है कि इस वक्त जो इतनी सेटलमेंट्स वगैरह चीज़ें मामलात बन रही हैं, खास करके चाहे वो एशिया कप की आप बात करें चाहे वर्ल्ड कप की बात करें, आप तो इस वक्त आईसीसी चेयरमैन का यहाँ होना मैं कहता हूँ एक अच्छी चीज़ भी है यहाँ पर ऑब्वियसली, क्योंकि वर्ल्ड कप के मामलात भी तय पा रहे हैं। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता है 2025 में पाकिस्तान में खेली जानी है, आईसीसी ने ही वो अलॉट की थी पाकिस्तान को। तो अगर डेवलपमेंट्स की बात करूँ, दो चीजें हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि आईसीसी एक अलग बॉडी है, एसीसी एक अलग बॉडी है। जरूर आईसीसी इनको भी हेड करता है क्योंकि जो सारे टेस्ट नेशंस उनको आईसीसी हेड करता है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल की अब तक की जो डेवलपमेंट है वो यही है कि जब आईपीएल का जिस दिन फाइनल था उस दिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और यूएई के जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट्स थे अपना क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनको बुलाया गया था फाइनल देखने के लिए। बांग्लादेश के अपना चेयरमैन जो उनसे वो मौजूद नहीं थे वहां पर अपना कुछ निजी मसरूफियात की वजह से। लेकिन अगर इन दोनों की बात करूं, कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज सिचुएशन आपको नजर आ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान और श्रीलंका ने पहले हाइब्रिड मॉडल के ऊपर और बांग्लादेश ने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पहले अप्रूवल दी थी कि जी अच्छा प्रोसेस है, यहाँ पर हम 4 मैचेस खेल के हम बाय ट्रैवल कर जाएंगे यूएई में खेलने के लिए। लेकिन अब वो भी इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको नजर आ रहा था कि प्रेशराइज सिचुएशन शायद बीसीसीआई से बन रही है यहाँ पर। पाकिस्तान ने ये कहा था कि 4 मैचेस यहाँ खेल के हम यूएई में ट्रैवल करेंगे, फिर श्रीलंका वाला एक वेन्यू चूज किया जा रहा था। यूएई का फायदा हमें ये है कि सितंबर में खेला जाना है, सितंबर में आपको पता है कुछ हद तक मौसम उसका बेहतर हो जाता है, और जो गेट मनी है पाकिस्तान को ज्यादा वहां से रिसीव होती, चाहे वो मीडिया राइट्स की बात करें चाहे बाकी मामलात की बात करें। लेकिन वो जो हददड़मी है बीसीसीआई की वो आपको नजर आती है कि कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को जितना हो सके आइसोलेट करें, चाहे वो क्रिकेट वाले महाज पे बात करें। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी लीग्स हो रही हैं जहां पर जो आईपीएल के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो उनके कोचेज हैं, उनके ऑनर्स हैं, चाहे वो आप कर लेंगे जो को ओनर है उसको भी प्रेशराइज किया जाता है कि भाई खबरदार अपने पाकिस्तान प्लेयर जो सा उसको नहीं लेना अपना टीम के अंदर, अगर आप लेते हैं तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके भुगतने के लिए आप तैयार हैं। तो मैं फिर वही बात करता हूँ कि देखिए आईसीसी एक हेड ऑफ स्टेट है, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, आईसीसी का काम बनता है कि लिटरली इस चीज को एड्रेस करे। यहाँ पर मुझे पता है कि इट्स अ बिग मार्केट फॉर मनी जनरेशन ऑफ आईसीसी, लेकिन वैसे सिचुएशन तो बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान की तो किसी भी तजवीज पर अमल नहीं किया जा रहा, भारत अपनी इजारादारी का फायदा उठा रहा है। जिस तरह से आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि आईसीसी को चाहिए कि वो इस पर स्टांस ले, लेकिन आईसीसी भी भारत की गोद में बैठा हुआ है। और ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान को मनाने या कन्विंस करने नहीं आए, तनबीह करने आए हैं। देखिए ये चीज तो मुझे कहीं ना कहीं ऑफिशियल तो जैसे आपने भी कहा स्टेटमेंट अभी आई नहीं है, देखने वाली बात है प्रेस रिलीज क्या निकलती है, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं ये बात मेरे बार बार दिमाग में खटकती है कि शायद वो कन्वे करने मैसेज आएंगे भाई जो मर्जी हो आपने आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने जाना, आपको ये नुकसान होगा वो नुकसान होगा। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि आईसीसी को जो डुअल स्टैंडर्ड है उसको खत्म करके एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा सब क्रिकेट बोर्ड्स के लिए। यहाँ पर पहले आपको याद है बिग 3 वाला मसला था, बिग 3 वाला मसला खत्म हुआ, बिग 1 वाला मसला इसके अंदर भी अगर आप वो देखें, आपने याद होगा कि जो पूल मनी अनाउंस की गई थी आईसीसी की तरफ से, इंडिया को सबसे ज्यादा शेयर मिल रहा है। मैं बड़ा हैरान था कि इस वक्त तक कोई स्टेटमेंट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई नहीं है, पता नहीं लेटर ऑन कोई स्टेटमेंट आई जाए इस मामले के अंदर। लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूं इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है, अभी तक उन्होंने बड़ा एक रिजिड अपना अच्छा किया हुआ है कि हमने नहीं जाना खेलने वर्ल्ड कप। अगर आप कोशिश करते हो एशियन क्रिकेट को खराब करने में, यहाँ पर एक और भी चीज अपना पाकिस्तान क्रिकेट की बताऊं कि डेवलपमेंट इस वक्त ये हो रही थी कि अगर खुदा न खास्ता अगर एसीसी का टूर्नामेंट नहीं होता, एशिया कप नहीं होता, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बात कर रहा है 2 ममालिक से, जिसपे जो मुझे खबर थी वो साउथ अफ्रीका था, दूसरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद जिम्बाब्वे था, या बांग्लादेश की टीम। तो उससे बात हो रही है कि आप लोग पाकिस्तान में आके एक ट्राई नेशन सीरीज यहाँ पर खेले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। तो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी कोशिश कर रहा है कि हम लोग डेवलपमेंट्स यहाँ पर दिखाएं। न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान को कहा कि न्यूजीलैंड में आके आप खेलें अपना वनडे सीरीज वहां पर बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स ऑन। लेकिन जो एशिया कप की बात करूं तो उसके अंदर पाकिस्तान का स्टांस बड़ा तगड़ा है कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं आते खेलने तो सॉरी हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में नहीं आएंगे, जिसमें मुझे लगता है कि आईसीसी वाले प्रेशराइज करने पाकिस्तान में आए हुए हैं। तो अगर वैसे एशिया कप नहीं होता पाकिस्तान में, सारी जो कंडीशंस है जैसा कि अभी बाहिर लग रहा है कि ऑप्शंस जो हैं या हालात जो हैं वो साजगार नहीं है, तो फिर पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाएगा? पीसीबी का, नजम सिटी का फिर क्या उस पे स्टांस है, मौकफ है? देखिए कल तक तो क्योंकि जब मेरी किसी पीसीबी के हमारे शो में जब बात हो रही थी तो ये बात हुई कि जी हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि अगर आप एशिया कप नहीं खेलने पाकिस्तान में आते, सॉरी हम पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएगा। वो भी हाइब्रिड मॉडल फिर अपनाएगा कि जी हम अपने मैचेस बाहर खेलेंगे। लेकिन 2 चीजें यहाँ पर पहलू को देखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, देखें गुस्सा अपनी जगह है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, हमारा मुल्क सबसे पहले है, यहाँ पर क्रिकेट होगी तो सारा कुछ है, पूरी दुनिया यहाँ पर खेलने आई है। इंडिया के पास कोई जवाब अब रहता नहीं है कि वो बाहर जाके बातें करे कि जी पाकिस्तान में हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं।
लेकिन एक फाइनेंशियल चीज होती है, फाइनेंशियल लॉस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्दाश्त करना पड़ता है, मीडिया राइट्स हैं, बाकी मामला। आपको पता है यहाँ तक कि स्पॉन्सर्स ने धमकी दी हुई है कि जी अगर पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप में मैच नहीं होता तो हम स्पॉन्सरशिप से हट जाएंगे, क्योंकि बड़ी स्पॉन्सरशिप आपको पता है पूरी दुनिया की इन्वॉल्व होती है, उसमें मीडिया राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन पाकिस्तान को मैं कहता हूँ, मुझे पता है कुछ मामला होते हैं, फाइनेंशियल हैं, प्रेशराइज भी होता है, बाकी मामला भी होते हैं, लेकिन देखें आज नहीं तो कब करेंगे। आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग स्टांस रखना पड़ता है कि नहीं भाई, अगर आप इतना हमें आइसोलेट करने के चक्करों में, तो सॉरी भाई, हम अपनी क्रिकेट अल्लाह का शुक्र है करवा रहे हैं बड़ी जबरदस्त, हमें जरूरत नहीं वर्ल्ड कप खेलने की, ना इंडिया आने की जरूरत है। लेकिन दूसरे एंड पे मैंने कहा दूसरा पहलू भी आपको देखना पड़ता है, वो फाइनेंशियल लॉसेस का आपको उसको भी जेहन में रखना पड़ता है कि यार फाइनेंस के लॉसेस हमें ज्यादा ना हो, हमने इंडिया जाना है, ट्रैवल करना। लेकिन एक अच्छी बात मुझे लगती है कि जब आप इंडिया ट्रैवल करें, वो सब पाकिस्तानी चाहेंगे कि आप इंडिया में जाएं। जिस दिन चेन्नई में आपका मैच है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इंडिया के खिलाफ ही आपका मैच है, आप इंडिया को उनके सामने मारें, इंडिया को हराएं उधर, वो सबसे बड़ी जीत पाकिस्तान की होगी। और वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान उठा देता है, बिलीव मी, मैं कह रहा हूं, जो आइसोलेट करना चाह रहा है इंडिया, वो खुद आइसोलेट हो जाएगा मामले में। बिल्कुल, जिस तरह वैसे आप ये कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान भी नहीं जाता वर्ल्ड कप खेलने के लिए और पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, एडवर्टाइजर्स की हम बात करें, स्पॉन्सर की बात करें, वो अपना पैसा नहीं अगर लगाते हैं, तो नुकसान तो इंडिया का भी बहुत होगा। देखिए नुकसान आईसीसी का है, इंडिया से पहले आप देखें आईसीसी का नुकसान है बहुत ज्यादा। मैंने आपको बताया ना कि आपने देखा होगा कि कुछ हालिया अरसे के अंदर आईसीसी भी कोशिश करता है कि पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप में डाला जाए, चाहे वो T20 या चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप की बात करें, जिसकी बात करें, क्योंकि उनको पता है इससे स्पाइस बहुत ज्यादा मिलना है, जो जीतेगा हारेगा जो भी मामला हैं। लेकिन एक तो पूरी दुनिया की नजरें इस मैच के ऊपर होती हैं, टॉक ऑफ द टाउन होता है, तो उनकी कोशिश होती है कि इसको बीच में रखें। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कि जो हथधर्मी उसको तोड़ना भी आपको पड़ता है आईसीसी को, स्पेशली मैं कहता हूँ आईसीसी देखे ना, एक इंस्टीट्यूट का फादर है, जितने भी टेस्ट नेशंस हैं उनका फादर एक इंस्टीट्यूट है, उसका काम बनता है कि इन मामलात के अंदर एंटर होके अपना इस चीज को जो बर्फ का जो उसको पिघलाए, कम से कम इन दोनों को एटलीस्ट। यहाँ तक कि आपको पता है पाकिस्तान ने हमेशा 2 स्टेप्स आगे, हमेशा अपना आगे बढ़ाकर पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को कहा कि यार चलें, आप पाकिस्तान में नहीं आते, हम इंडिया में नहीं खेलने आता, बायलैटरल सीरीज हमारे साथ इंग्लैंड में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर यहाँ तक करवाई है। किस चीज से इंडिया भागता है? यहाँ उनको डर होता है शिकस्त का कि यार पता नहीं शिकस्त खा गए तो हमारा मसला बन जाएगा, पीछे हम जाएंगे। अभी एक नया उन लोगों ने फिलॉसफर स्टार्ट किया हुआ इस वक्त कि जी हमें तो इशू कोई नहीं है, जो बीसीसीआई कहता है पाकिस्तान आने में, इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है। फिर उन्होंने एक नया स्टांस उस दिन जारी कर दिया कि जी जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कहते हैं जी हमारी जान को खतरा है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हम नहीं जाएंगे। भाई किस चीज के सिक्योरिटी कंसर्न है? पूरी दुनिया यहाँ पर आ रही है। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर ऑफिशियल यही बात कर रहे थे कि उनका स्टांस है कि जी हाँ डिपेंड्स अपॉन दी हमारी गवर्नमेंट स्टेटमेंट क्या जारी करती है, कि गवर्नमेंट हमें अलाउ करती नहीं करती। यहाँ पर हम भी अपनी गवर्नमेंट से पूछते हैं कि आप हमें अलाउ करें कि हम जाएं या ना जाएं। दोनों जो उनसे पाकिस्तानी इंडिया की बात करें, उन्होंने गवर्नमेंट के बॉल में से वो कोड डाला हुआ है। ठीक है। अच्छा अवैस, हमें देख तो रहे हैं कि जो भारत है उसकी इजारादारी है जिस तरीके से आईसीसी पर, पाकिस्तान को भी आईसीसी के मॉडल पर एतराज़ात हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जिस तरह से जो दीगर क्रिकेट बोर्ड्स हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो गया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो गया, पाकिस्तान उनको अपना एलाय बनाए, ऐसा कुछ ऑप्शन ऐसी कोई निकल सकती है, उसका कोई फायदा हो सकता है? देखिए ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड्स के आपस में ताल्लुकात होते हैं, मामलात भी होते हैं, फ़ायदे भी उठाए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको रियलाइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेक मार्केट जितनी, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो मार्केट बहुत बड़ी है। आपको पता है इस वक्त उनकी आईपीएल भी हुई थी, तो वहाँ पर भी जो, अगर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया के अगर 6 लड़के खेल रहे हैं, सपोज दिल्ली डेयरडेविल्स में खेलते हैं, तो उन 6 लड़कों का आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक प्लेयर का 10% उसके क्रिकेट बोर्ड को जाता है। यहाँ तक उन लोगों ने क्रिकेट बोर्ड्स को इन्वॉल्व किया हुआ है कि वो खामोश ही रहे। आपने देखा होगा सबसे बड़ी हदधर्मी उनकी ये देखें कि जिस वक्त जब भी आईपीएल होती है, पूरे साल जब होती है, आईसीसी कहाँ पर होता है मुझे समझ में नहीं आती, उस वक्त दुनिया क्रिकेट को वो स्टॉप कर देते हैं। कोई क्रिकेट दुनिया की नहीं हो रही थी। आपने देखा होगा अभी कितनी सीरीज हुई है, कोई सीरीज नहीं हो रही थी। वो लड़के खेल रहे हैं बेचारे, जो अपनी टीम के अंदर जो मेन खिलाड़ी हैं वो छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। फिर वहां से खबरें आती हैं कि जी उन्होंने ऑफर कर दी है प्लेयर्स को, जैसे वो फुटबॉल का एक मॉडल है कि आप अपनी नेशनल साइड को छोड़ें, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, हम आपको साल का 1 अरब रुपया इन केस देते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि उनको पता आईसीसी ने कुछ करना नहीं है, चुप रहना है हमारे सामने, हम एक बड़ी बिजनेस मार्केट यहाँ पर है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जोन सा जो जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, इस वक्त मैं ये, क्योंकि उसने भी बात कर रहा था कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको पता है 15 साल बाद ये दौरा है किसी चेयरमैन का पाकिस्तान क्रिकेट जो चेयरमैन है आईसीसी का है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, 15 साल के बाद कोई बंदा यहाँ पर आ रहा है। वो मुतमिन भी है सिक्योरिटी के साथ। कल ही खबरें थी, उन्होंने कहा जी हम मुतमिन है, यहाँ पर क्रिकेट होनी चाहिए।
लेकिन जो सीईओ है आईसीसी का, चाहे वो चेयरमैन आईसीसी का है, उसका एक और काम बनता है जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके मामलात को वो देखें, उनके पास जाएं, विजिट करें, देखें बड़ी मीटिंग्स के अंदर जो छोटे क्रिकेट बोर्ड्स अनफॉर्चुनेट है, ये बात सच बता रहा हूँ, उनकी बातों को, बहुत सारी बातों को दबा दिया जाता है, उनको बात नहीं करने दी जाती। जो नॉन टेस्ट नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, या जो छोटे क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनको ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कि तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन जब आप इन क्रिकेट बोर्ड्स के पास जाते हो, वो बेचारे शिकायत करते हैं। आप देखें इस पूरे साल के अंदर, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इस मीटिंग के अंदर डिस्कस ऑब्वियसली हुआ होगा, होना चाहिए, आपके प्लेटफॉर्म से भी कहता हूँ, पीसीबी करे कि भाई इस पूरे साल में आपने हमें कितने टेस्ट मैचेस दिए हैं, कितने आपने वनडे मैचेस हमें दिए हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। पाकिस्तान के पास तो कोई वनडे और T20 मैच अपना टेस्ट मैच नहीं है। फिर आप कहते हो कि टेस्ट मैच चैंपियनशिप पाकिस्तान ने खेल ली है। मुझे पता है कि न्यूजीलैंड से हमारी सीरीज खराब गई, उसकी वजह से हमारी थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया से हम हारे, तो वो नीचे पॉइंट्स टेबल पे है। लेकिन आप देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं जो दो टीम जिसको का टेस्ट चैंपियनशिप खेली है, उन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेले, उनको कितने ज्यादा टेस्ट मैचेस दिए गए हैं ताकि वो अपनी क्वालिफिकेशन को बरकरार रखें। पाकिस्तान के पास तो इतने टेस्ट मैचेस थे ही नहीं। अभी आप देखें वनडे सीरीज पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खेलनी है, एशिया कप से पहले है, उसके बाद तो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं पड़ा हुआ। तो ये जो चीजें सारी, ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनकी प्लेट पे रखनी चाहिए आईसीसी के। ठीक है, तो वैसे आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल पर भी बहुत बात हो रही है। पाकिस्तानी बोर्ड के अलावा जो बाकी बोर्ड्स हैं वो भी इस पर एतराज़ात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के एतराज़ात को कोई अहमियत मिलेगी? नजम सेठी का इस पर जो स्टांस है वो कितना सख्त होना चाहिए, कितना दुरुस्त स्टांस है? देखिए, मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा 53 आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो परसेंटेज है वो इंडिया को इस दफा आईसीसी जो उनसे वो दे रहा है परसेंटेज ऑफ बजट की बात है। अगर मैं दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स की बात करूं, अगर मैं गलत नहीं, इसी महीने में या सॉरी ये जून अभी आ गया, जून में आई गेस पता नहीं स्टार्ट के अंदर ही मीटिंग आईसीसी की, जिसमें बाकी मामलात भी देखे जाएंगे। आईसीसी जो अगले साल वर्ल्ड कप है उसके मामलात भी देखे जाएंगे, बाकी चीजें सॉरी जो इस साल वर्ल्ड कप है उसके मामलात भी देखे जाएंगे। लेकिन वहां पर क्रिकेट बोर्ड्स में जैसे बताया ना आपको कि ऑब्वियसली चीजें उठती हैं, चाहे वो बजट की आप बात करें, चाहे बात करें कैलेंडर ईयर की बात करें, इंटरनेशनल कैलेंडर ईयर की, कि भाई हमारा जो इंटरनेशनल कैलेंडर है वो आपने स्क्वीज करके रख दिया हुआ है। टेस्ट क्रिकेट है कोई नहीं, वनडे क्रिकेट है कोई नहीं, आप वर्ल्ड कप वनडे का करवा रहे हैं, आप एशिया कप करवा रहे हैं। एशिया कप का अभी तक आप देखें आईसीसी की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं अभी तक आया। बेशक वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, लेकिन भाई आप हेड तो करते हो ना क्रिकेट बोर्ड्स को, एक स्टेटमेंट तक नहीं उनका आया कि भाई ये क्या हो रहा है आखिर पाकिस्तान के साथ, क्रिकेट हो रही है या इसको पॉलिटिकल आपने सिचुएशन बनाई हुई है कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे, बाकी मामलात हैं। यहाँ पर आईसीसी की कोई स्टेटमेंट नहीं अभी तक आई। जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो ऑब्वियसली इस चीज पे नाराज भी होते हैं। फिर सेकेंडली जो जैसे मैंने आपको स्क्वीज हो चुका हुआ है कैलेंडर ज्यादातर क्रिकेट बोर्ड्स का, उस पर वो बहस भी करते हैं कि आखिर हमारा क्या कसूर है कि हमें रेवेन्यू कम दिया गया है, हमें क्रिकेट ही नहीं मिल रही, तो हम रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे? आपकी टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही, आपके वनडे क्रिकेट नहीं हो रही, T20 आपने अगले साल जाके खेलनी है, साल T20 भी आपकी कोई नहीं है। तो वो देखिए ना कि कहां से आपका जो रेवेन्यू है जो क्रिकेट बोर्ड कोशिश करता है मैं जनरेट करूं आईसीसी को छोड़ के भी, वो कहां से करेगा? तो अब वैसे अभी तो फिर पाकिस्तान को, पीसीबी को अपना बड़ा क्लियर स्टांस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान में नहीं आ रहा है तो फिर इन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आईसीसी ने वेन्यू अलॉट किया पाकिस्तान को, दैट मीन के फिर वो भी मामला खटाई में पड़ जाएगा, तब भी पाकिस्तान को फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब भी प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। देखिए, मैंने आपको बात की ना जो ये दौरा है, क्योंकि 15 साल बाद के बाद आईसीसी का चेयरमैन आपका दौरा कर रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है जहां पर खास करके वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की बात होनी। चैंपियंस ट्रॉफी देखें, ना कोई इंडिया ने अलॉट किया पाकिस्तान को, ना आईसीसी ने की है। जो मैं बात कर रहा हूं, दो डिफरेंट बॉडीज हैं, आईसीसी और आईसीसी ने की है। दैट मींस कि आईसीसी के रूल्स के रेगुलेशंस के हिसाब से एवरी कंट्री नीड्स टू प्ले दैट टूर्नामेंट, क्योंकि इट्स एन इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, आईसीसी का टूर्नामेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी ऊपर से। यहां पर कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होनी चाहिए कि वो जितना इस चीज को अपना दबाव रखे आईसीसी पे कि देखिए हमें आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर टीम्स भी आई, न्यूजीलैंड वाला वाकया आपके सामने, उसके जितनी जो भी मामला बैकग्राउंड में जब सर्च किया गया, वो जाके इंडिया से जुड़ी थी कि जी वहां से ईमेल आई थी, उसको भी थ्रेट किया गया न्यूजीलैंड टीम को। याद होगा आपको, बातें स्टार्ट होगी दुनिया के अंदर जी पाकिस्तान क्रिकेट फिर आइसोलेट होने लगी है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। न्यूजीलैंड वापस आई, इंग्लैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, प्लेयर्स ने फीडबैक जाके अपने प्लेयर्स को दी। पीएसएल की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेयर्स ने लिटरली टीम्स के जो प्लेयर्स हैं जो इस वक्त नहीं खेल रहे, डिफरेंट टीम्स की बात मैं कर रहा हूँ, वो अपने प्लेयर्स से पूछते हैं कि फीडबैक क्या है। बहुत से प्लेयर्स इस वक्त दुनिया के हैं वो अगले साल पीएसएल खेलने की कोशिश में है कि यार हमने खेलनी है पीएसएल, जिस तरीके की पीएसएल इस वक्त चल रही है पूरी दुनिया में। तो एक केस स्टडी पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान ने साबित कर दी है। यहाँ पर अब आईसीसी का काम बनता है कि आपने कल एक स्टेटमेंट भी दी आईसीसी ने कि जी हम मुतमिन है सिक्योरिटी से, सारे मामला जबरदस्त है, पाकिस्तान क्रिकेट होनी चाहिए। दैट मीन्स कि होनी चाहिए आपको, चाहे वो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, इसका मतलब कि आपको टैगलाइन अभी से लगा देना चाहिए कि जो मर्जी हो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जाएगी, कोई न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेला जाएगा।
ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज पे सख्त करना चाहिए कि भाई इधर ही खेलनी है जो मर्जी हो जाए। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं देख रही थी तो बड़ा मज़ा भी मुझे आया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अनवार जो मौसमी चटनी है जिनका इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ किया जाता है, उनको बड़ी अहमियत हासिल है अभी भी, क्योंकि गर्मी का सीजन है, हमारे यहाँ के खाने इस तरह के होते हैं। तो जो चटनी होती है वो दोपहर के खाने का एक लाजमी जो समझा जाती है। कहा यह जाता है कि पहली चटनी भारत में शाहजहां के दौर में हुकूमत में उनके बीमार होने पर बनाई गई थी, और शाहजहां के जो हकीम थे उन्होंने मशवरा दिया था कि शाहजहां को कोई एक ऐसी चीज खिलाई जाए जो कि जायकेदार भी हो, मसालेदार भी हो, ऐसा हो कि जिससे खाना भी हजम हो जाए। बिल्कुल, तो ये तब शायद इन्वेंट की गई है। उसके बाद हमने देखा कि पुदीने और इमली की चटनी आज भी जो फेवरेट पहली चटनी है जो इन दो अज्जा से मिलाकर बनाई गई थी, और उसके बाद खजूर की मीठी चटनी भी शाहजहां के लिए बनाई गई। तो दुनिया भर में मुख्तलिफ इकसाम की जो चटनियां हैं वो बनाई जाती हैं, कोई खट्टी हैं, कोई मीठी हैं, तेज़ मिर्च मसालों के साथ भी बनाई जाती हैं। जिस तरह से आमों का मौसम आ गया है तो आम, वो जो कच्चे आम होते हैं उनकी चटनी बनाई जाती है, इमली आलू बुखारे की चटनी बनाई जाती है। लोग बहुत शौक से खाते हैं इन तमाम खानों के साथ। फालसे की चटनी मैंने देखा कि अब वो भी बनानी शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अनवार, रिसेंटली मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि लाहौर में मॉडल टाउन में एक बड़ी मशहूर खाने की जगह है और बहुत तादाद में लोग वहां पर आते हैं, जगह नहीं मिलती है वहां पर। तो मैं फर्स्ट टाइम वहां पर गई और खाना तो उनका बेहद लजीज था ही, लेकिन एक ग्रीन चटनी उन्होंने सर्व की, और वो चटनी का जायका आई कांट टेल यू कि कितना डिफरेंट और मज़ेदार था। और पूछने पर मालूम पड़ा कि वो सिंध से गालिबन शायद नवाब शाह से मंगवाई जाती है, बड़ी तादाद में वहां से आती है, और सिंध की कराची साइड की जो चटनियां हैं वो बड़ी स्पेशल और बड़ी मशहूर भी होती हैं, स्पाइसी भी होती हैं, जायकेदार भी होती हैं। तो बड़ा रिवाज है हमारे यहाँ। आप समझते हैं कि जो दोपहर के खाने होते हैं, जैसे कि ठंडी लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह चटनियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़े मजे मजे की रेसिपीज जो हैं वो मौजूद हैं। बिल्कुल, और ये तो हो गई चटनियों की बात, खाने पीने की बात हो गई, और अब कुछ बात है ताकत की, सलाहियत की, वजन उठाने की। तो उम्र तो 8 साल है, लेकिन जो वजन उठाने की सलाहियत है वो 60 किलो है। बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है ये, लेकिन इस वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि भारत की अरिशा गोस्वामी हैं, उन्होंने ये कारनामा, ये मार्का सर अंजाम दिया है। उनका ताल्लुक भारत के शहर हरियाणा से है। जिस तरह से वेट लिफ्टिंग वो करती दिखाई दे रही हैं इस कम उम्र में, ये बिल्कुल हैरान। आप भी जिम वगैरह, एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग वगैरह अक्सर करते हैं, हम देखते रहते हैं। तो आप हमें बताएं कि 60 kg वेट आपके लिए उठाना आसान है या 8 साल की जो बच्ची है? मेरी एज है उसमें तो बहुत आसान है, लेकिन ये 8 साल की बच्ची के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आपकी जो बोन की स्ट्रेंथ है, आपकी मसल स्ट्रेंथ है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उनकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। ट्रेनिंग आई एम श्योर बच्चों की जो लोग स्टार्ट कर देते हैं किसी भी खास फील्ड में, मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ, बड़ी इंप्रेस होती हूँ खासकर ऐसे बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, कि कोई भी स्किल हो, चाहे म्यूजिक का हो, किसी स्पोर्ट्स से मुतालिक हो, या जिस तरह 8 साल की बच्ची है, ये इसने एक ही दिन में इतना वजन नहीं उठा। ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज बड़ी तवील अरसे से जारी रही होगी। तो हैट्स ऑफ टू देयर पेरेंट्स। सोशल मीडिया पर देखें उनकी धूम भी मच गई फौरन से ही, उनकी जो मेहनत है कितनी जल्दी उनके लिए काम भी आई है। तो और अरीशा को कम उम्र मजबूत लड़की का लक़ब टाइटल दिया गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और लास्ट सेगमेंट है प्रोग्राम का, हेल्थ के हवाले से नाज़रीन डिज़ाइन किया गया है, और एक ऐसी बीमारी का हम जिक्र करने जा रहे हैं जिसके सिम्टम्स बड़े कॉमन है, शायद लोग नाम से वाकिफ ना हो। तो इस पर डिटेल में आज बात करेंगे। जिस बीमारी का नाज़रीन हम जिक्र कर रहे हैं ये बड़ी ख़तरनाक है। इसको कहा जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि किसी भी मुतासरा शख्स को माजूर करने वाली बीमारी है, जो दिमाग, रीढ़ की हड्डी, हरा मगज और मरकजी आसाबी निज़ाम और बिनाई को नाकारा बनाने का बाइस बन सकती है। इसके नतीजे में बिनाई, तवाज़ुन, पट्ठों के कंट्रोल और जो दीगर बुनियादी जिस्मानी अवामिल हैं उसमें भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की अलामात का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। इसकी अलामात रोज़ बरोज़, बल्कि यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद भी बदल सकती हैं, जबकि ये कुछ दिन, हफ्तों या फिर महीनों में ख़त्म हो सकती हैं। इस हवाले से हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया डॉक्टर अदनान असलम, कंसल्टेंट
न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे इस हवाले से जानेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये चाहेंगे कि नाज़रीन की आसानी के लिए हम बता दें कि ये मर्ज़ है क्या, स्टार्ट किस तरह से होता है। बहुत शुक्रिया, करोड़ों दरूद हों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस अहम बीमारी पे बात करने के लिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसको उर्फ़े आम में आम लफ्ज़ों में आसाब का वर्म भी कहा जाता है, आसाब की सोजिश भी कहा जाता है, या आसाब में दाग पड़ने की बीमारी भी कहा जाता है। सो ये 3 कॉमन नेम्स हैं जो उसको दिए जाते हैं उर्दू में, कि ये आसाब का वर्म है, या आसाब की सोजिश है, या आसाब में दाग पड़ने की बीमारी है। ये एक बहुत आम आसाबी बीमारी है, दिमागी और आसाबी बीमारी है, जिसमें जिस्म का जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसमें ख़राबी पैदा हो जाती है। ठीक है। हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है या डिफेंस सिस्टम है, या जिसको इम्यून सिस्टम हम बोलते हैं, ये बुनियादी तौर पर ट्रेन होता है इन्वेडर से, बाहर से आने वाली इन्फेक्शंस और उन चीज़ों से लड़ने के लिए। लेकिन जब इस मुदाफ़ती निज़ाम में, हमारे डिफेंस सिस्टम में, हमारे इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर ये होता है कि जिस्म के मखसूस खुलियों पर अपने ही जिस्म पर हमला कर देता है। जैसे वो इम्यून सिस्टम बागी हो जाता है, और जैसे एक गार्ड जो है वो अपने ही घर वालों पे हमला कर दे, तो दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज भी इसी की एक टाइप है। ऑटो इम्यून डिजीज है ये, बुनियादी तौर पे ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज वो होती हैं जिसमें डिफेंस सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, और डिफेंस सिस्टम अपने ही जिस्म के मखसूस खुलियों पर हमला कर देता है। बुनियादी तौर पर जब मैं कहता हूं कि मखसूस खुलियों या मखसूस एरियाज पे हमला कर देता है, तो वो 3 बुनियादी एरियाज हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 इज ब्रेन, दिमाग, दूसरा हराम मगज या स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा दिमाग से निकलने वाली एक नस होती है जिसको ऑप्टिक नर्व, सेकंड नर्व होती है जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये 3 बुनियादी एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। इनमें न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, उनकी सोजिश होती है, और न्यूरॉन्स के ऊपर जो कवरिंग होती है जिसमें करंट पास होता है वो डैमेज हो जाती है, माइलिन शीट डैमेज हो जाती है। जिन अज़ा का आपने जिक्र किया है, ये जब डिजीज होती है ये एट ए टाइम उन तमाम ऑर्गन्स पर अटैक करेगी, हमला करेगी, या किसी एक शख्स अगर इसमें मुब्तला हुआ है तो वो इनिशियली एक ही ऑर्गन को पकड़ेगी? जी, अमूमी तौर पर इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। ये मोनोसिम्टोमेटिक भी हो सकती है, यानी एक एरिया को इन्वॉल्व करे एक टाइम में, या एक टाइम में 2 से 3 एरियाज को भी इन्वॉल्व कर सकती है। इसकी बुनियादी तौर पर 2 किस्में हैं। एक किस्म वो है कि जिसमें बीमारी आती है, अटैक आता है, और वो बहुत शिद्दत का होता है, और उसका दौरानिया 4 से 16 हफ्ते यानी 1 महीने से लेकर 4 महीने तक रह सकता है, और उसके बाद मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बेस लाइन टच कर देता है, ऐसा सेहतमंद हो जाता है कि जैसे उसे कभी ये प्रॉब्लम रहा ही नहीं रहा। और फिर कुछ अरसे बाद फिर नए एरिया में या उसी एरिया में फिर दोबारा अटैक हो जाता है। इसको हम कहते हैं वक्फे से हो जाने वाला मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये वो जिसमें होता है, अटैक होता है, फिर मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और फिर अटैक होता है। और एक इसकी किस्म ये है कि ये ज्यादा कॉमन है, जो वक्फे से हो जाने वाली, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और एक वो किस्म है जिसमें बुनियादी तौर पर पहले दिन से ही जो बीमारी होती है वो कभी भी बेसलाइन टच नहीं करती, मरीज मुकम्मल तौर पे नॉर्मल नहीं होता, और उसकी माजूरी किसी ना किसी दर्जे में रह जाती है। और फिर जब दूसरा अटैक होता है फिर कुछ माजूरी मजीद बढ़ जाती है, और बुनियादी तौर पर ये इब्तदा से ही पेशरफ्त पर या प्रोग्रेशन पे माइल होती है। जो पहली किस्म मैंने बताई उनमें 50% लोग वो होते हैं कि जो कि 10 साल के बाद उनकी डिसेबिलिटी सेटल नहीं होती, और वो बिल्कुल बेसलाइन टच नहीं करते, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते, और उनकी बीमारी कुछ ना कुछ रह जाती है, फिर अगले अटैक पे फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। अब बुनियादी अलामात जिनको अगर हो तो फौरी तौर पर हमें जो है वो ये करना चाहिए। 20 से 50 साल की उम्र के अफराद को होती है। ठीक है। पूरी दुनिया में 28 लाख से ज्यादा अफराद हैं जो इस मर्ज में मुब्तला हैं, 28 लाख से ज्यादा। और पाकिस्तान में अगर इन मरीजों की बात करें तो 50,000 से ज्यादा मरीज हैं। ठीक है। अब वो अलामात क्या हैं जिन्हें जो हमें वारंट करें कि अगर ये यंग एज में हो पता लग जाए, हमें पता लग जाए। तो सबसे पहली अलामत हाथों पांव का सुन होना है। ठीक है। हाथों पांव का सुन होना, दोनों टांगों या दोनों बाजुओं का कमजोर हो जाना, अचानक से एक आंख या दोनों आंखों की बिनाई का चले जाना,
जिस्म की एक साइड, दायां बाजू दाईं टांग या बायां बाजू बाईं टांग, एक साइड का पूरे सुन हो जाना या एक साइड का कमजोर हो जाना, अचानक से आपको तवाजन बरकरार रखने में दिक्कत आना, चेहरे के ऊपर आपको, चेहरे की एक साइड पर आपको शदीद सुनपन की अलामत होना, कीड़ियां चलना, या खुदा ना खासा चेहरे की एक साइड पे शदीद किस्म का दर्द, तराट या करंट वाली कैफियत होना, और ख़ास तौर पर अगर ये 40 साल की उम्र से पहले हो तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बहुत अहम अलामत हो सकती है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको अगर ये अलामात हो रही हैं और वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा हो रही हैं, वो स्ट्रेस में ज़्यादा हो रही हैं, वो बार बार जो है वो अगर आप यंग एज ग्रुप में हैं और खातून है, क्योंकि खवातीन में मर्दों की निस्बत ये ज्यादा कॉमन है, खवातीन में मर्दों की निस्बत वाइट्स में ज्यादा कॉमन है, और ये देखा गया है कि अगर ये वो एरियाज जो इक्वेटर से, ये खते उस्तवा से दूर होते हैं, ठंडे इलाके हैं, उनके अंदर जो है ये बहुत ज्यादा इसके मरीज पाए जाते हैं। तो अब अगर वजूहात पे, सॉरी एक चीज जो मैं, क्योंकि यंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जिसमें खवातीन बच्चे पैदा कर सकती हैं, ये उस एज ग्रुप में होती है, तो अगर एक खातून को ऑल ऑफ अ सडन पेशाब या यूरिन उसका कंट्रोल खत्म हो जाए या रुक जाए, तो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी नोटोरियस कि आपको फौरी तौर पर माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि ये मल्टीपल इलाज क्या है और क्या इसका कोई मुस्तकिल इलाज भी मौजूद है? जी, इसका इलाज मौजूद है। अटैक की सूरत में एक फौरी तौर पर माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास आएं, इमरजेंसी में तशरीफ लाएं, तो इसकी बुनियादी तौर पर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद, अगर तो पहले 2 अटैक्स की हिस्ट्री है, आपको पहले भी अटैक्स हो चुके हैं, 2 अटैक्स की हिस्ट्री है, और अब एग्जामिनेशन पर आपके 2 एरियाज, मैंने आपको 3 एरियाज बताए थे ना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व, जो दिमाग से निकलने वाली नस है, अगर इन दोनों 2 एरियाज इन्वॉल्व हो और पहले हिस्ट्री में भी पहले हो चुका हो ये वाला मामला, तो फिर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये हमारा उधर ही डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन हमें कुछ सिलेक्टेड केसेस में, या पहली दफा अगर केस आए, तो फिर हमें MRI ब्रेन का करवाना पड़ता है, कमर से पानी निकालना पड़ता है, तो हमें कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिसके नतीजे में हम उसका डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद जब डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है वो हम मरीज को एक इंजेक्शन देते हैं, जो कि 5 दिन के लिए लगाते हैं, और उससे बहुत हद तक माजूरी खत्म हो जाती है और सिम्टम्स पीछे आ जाती हैं। लेकिन अगर सिम्टम पीछे ना आए, या हम लॉन्ग टर्म में ये देख रहे हैं, बिकॉज हमने कहा ना कि एक दफा होता है अटैक, अगर नॉर्मल भी हो जाता है, तो इसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं है कि दोबारा अटैक नहीं होगा, तो हमें लॉन्ग टर्म दवाइयां उनकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली। क्योंकि टाइम कम है, तो मैं आपसे लाजमी जानना चाहूंगी कि अगर आपकी फैमिली में ये चीज ट्रेवल कर रही है, ब्लड स्ट्रीम में है, ऑब्वियसली पेरेंट्स में से किसी को एक है, आगे बच्चों में ना हो, तो उसके लिए फिर किस तरह से एहतियात लाजमी है? जेनेटिक फैक्टर तो इसके डेफिनेटली हैं, और ये देखा गया है कि जिन लोगों के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ये बीमारी है, तो उनमें 15% लोग, आम लोगों की निस्बत 15% चांसेस ज्यादा हैं कि उनको भी हो जाए। सो अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में है, तो आप वारंट हो जाएं कि आपको खुदा ना खासा हो सकता है। और एक अजीब, और मैं बदकिस्मती कहूँगा कि वो ये मुशाहिदा ये किया गया है कि जिन माओं को ये प्रॉब्लम है, उनकी बच्चियों को आने वाली उम्र में इसका चांस बेटों की निस्बत ज्यादा है। अगर पहली ये अलामात 40 साल की उम्र के, ठीक है, अगर मर्दों में हो पहली मर्तबा, या पेशाब का कंट्रोल गड़बड़ हो, या बैलेंस तवाजन बरकरार रखने में प्रॉब्लम हो, पहली सिम्टम, तो ये अच्छी अलामत नहीं है, ये डिसेबिलिटी की तरफ लॉन्ग टर्म, ये इसकी अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है, ठीक है। डॉक्टर अदनान इस्लाम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।